students, today's day 1 of the chapter of sound in class 9 batch, Roman number 1. साउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा वेव्स पढ़ना होगा आपको। साउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा के लिए आपको वेव्स पढ़ना होगा। ध्यान से सुनना। तन्मय F1 बंद कर दो, बस F2 रहने दो। जब हम कुछ बोलते हैं तो मेरे मुंह से वेव्स निकलता है, इस प्रकार। बनाना नहीं है, बस सुनो। और जाके तुम्हारे कान के ईयर ड्रम को हिट करता है। वेव्स निकलता है मेरे मुंह से और जाके तुम्हारे कानों के ईयर ड्रम्स को हिट करता है, तभी तुम सुन पाते हो। सर हमको नहीं भरोसा, वेव्स हम तो कभी देखे ही नहीं है। अभी भरोसा दिलाते हैं। बेंच में जो रॉड है, आयरन वाला पार्ट है, अभी तो सब लोग बैठ गए, भारी हो गया बेंच। खाली बेंच में मारना तो टन ऐसे आवाज करता है, बस सुनिए। फ्लैट लकड़ी पे नहीं करेगा, लेकिन आयरन वाला पार्ट पे करेगा, टन। बस सुनिए, बोले ना। आप ये एक्सपेरिमेंट किए हुए, आपको पता है कि हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं। टन। तो ये इस बात को साबित करता है कि हाँ, जो ये साउंड आ रहा है वो वेव्स के कारण ही आ रहा है, कुछ हमिंग साउंड आ रहा है। या फिर स्कूल में ना, जैसे इरेजर होता है ना, इरेजर रबर, बड़ा इरेजर पे देखे हो। मान लो कुछ अच्छा खासा साइज का इतना बड़ा इरेजर रहा तो कैसा दिखेगा, और थोड़ा हार्ड है, ठीक। ये बोलते हैं रबर पैड। क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स लैब में आपको दिखाया जाएगा। और ऐसे त्रिशूल जैसा स्टील का एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एकदम छोटा सा। जैसे फल खाने के लिए जो फोक होता है, चाउमीन चिल्ली खाने के लिए फोक नहीं बोले तो काफी बड़ा होता है। फल खाने के लिए 2 कांटा वाला बस होता है, एक नहीं 2 वाला होता है। अच्छा, एक उंगली के साइज का होता है, 2 कांटा वाला जो फोर्क होता है फल खाने के लिए, फ्रूट्स खाने के लिए। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं इसको, स्टील का होता है। आपको स्कूल में दिया जाएगा, आपको रबर पैड भी दिया जाएगा। फिजिक्स लैब में आपको टीचर बोलेगा पकड़ो और ऐसे मारो। रबर पैड इतना हार्ड होता है और ये मेटालिक चीज को जब मारेंगे और बोलेगा टीचर कान के पास लाओ, तुमको हिलता हुआ दिख नहीं रहा है, पर मारने के बाद आवाज भी आ रहा है और कुछ वाइब्रेट भी कर रहा है। मतलब ये तुम अनुमान लगाओगे कि यार ऐसे ऐसे, इट्स नॉट लाइक दिस हो रहा है। ये सारी बातें किस बात को प्रूव कर रही है मिश्रा जी? कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशंस होता है। वाइब्रेशंस मतलब वेव्स, वाइब्रेशंस मतलब वेव्स होता है। हम जब बोलेंगे तब ये साइड में नोट कर लेना, हाँ ऐसा ट्यूनिंग फोक होता है। चलो, आप लोग तो अभी छुट्टियों में सुबह क्लास कर रहे हैं मेरे यहाँ, नहीं तो आप लोग शाम को ही क्लास करते हैं। बहुत बार 6 भी बजा है, 6:30 भी बजा, और शायद एक दिन भावना सेशन दे रहे थे गर्ल्स बैच को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अंधेरा पूरा, लाइट वाइट सब ऑफ करके कुछ भावना सेशन दिए थे। ध्यान से सुनना, बॉयज को नहीं दिए, कोई बात नहीं, सुनो। शाम के टाइम पे अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और बोले मिश्रा जी सारा बत्ती बुता दीजिए, मिश्रा जी जाके सारे लाइट ऑफ कर दिए, फिर हम बोले उधर जाइए TV 1 का भी बत्ती बुता दीजिए, TV 2 का भी बुता दीजिए, वेटिंग एरिया का भी बुता दीजिए, सब जगह का बत्ती बुता दीजिए, पूरा अंधकार रहे। क्या अंधकार में हम पढ़ा रहे हैं और तुम हमको देख पा रहे हो कि नहीं? अंधकार में आप दिखिएगा थोड़ी, नहीं दिखेंगे, पर तुम सुन पा रहे हो हमको, पर तुम सुन। कैन यू अंडरस्टैंड? एक साउंड अंधेरा में भी सुन सकते हो, पर लाइट अंधेरा में देख नहीं सकते हो। अब डांस इंडिया डांस टाइप का जो प्रोग्राम्स आता है टेलीविजन में, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, पूरा स्टेज अंधकार। सब लोग सोचते हैं आज क्या होगा, कुछ नहीं, फिर अचानक से लाइट जलता है, ढिंचिक, फिर डांसर आता है, डुडिंग, लाइट इधर, टुडिंग, लाइट इधर, फिर ढिंचिक 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 ढिंचिक, जहां जहां डांसर वहां ऐसे ही होता है ना, पहले अंधकार फिर अचानक से लाइट जलता है, ढिंचिक, तो डांसर ऐसे खड़ी होती है, ठीक है मिश्रा जी। फिर लाइट बंद हो जाता है, डांसर इधर आ जाती है, ढिंचिक, फिर आगे डांसर चल जाती है तो लाइट आगे, और फिर अचानक से ढिंचिक 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 ढिंचिक। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि पूरा सब कुछ अंधकार था तो तुम्हें वो दिख रहा था, द ऑब्जेक्ट वॉज नॉट विजिबल। अंधकार अभी भी है, लेकिन रोशनी सिर्फ किस पे पड़ रही है? ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है रोशनी। तो अंधकार में बैठा हुआ ऑडियंस अब ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, क्योंकि जिसको देखना है उस पे अब लाइट गिर रहा है ना भाई। तुम अंधेरा में रहना, अपने घर के छत पे जाना है रात को 11, 11:30, 12 बजे, पूरा अच्छा से सब पूरा मोहल्ला का लाइट वाइट बुझ जाता है, तब
वैसे झारखंड सरकार आजकल स्ट्रीट लाइट रात भर जला के छोड़ देता है, लेकिन भावना समझो कि तुम्हारा बहुत 10-20 तल्ला मकान है, ऊपर से तुम अंधकार में खड़े हो। क्या लगता है अंधकार वाले छत में खड़े होकर तुम नीचे आती जाती गाड़ियों को देख पाओगे, ऑल्दो तुम अंधकार में खड़े हो? हाँ सर, अंधकार में खड़े होने के बावजूद हम नीचे 20 तल्ला 10 तल्ला मकान के नीचे आती जाती गाड़ियों को हम देख पाते हैं, ऑल्दो हम अंधकार में। तुम्हारे अंधकार में होने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आती जाती गाड़ियों को देखना है, और आती जाती गाड़ियां एक दूसरे पे अपने हेडलाइट की रोशनी मार रही है। तो जिस चीज को देखना है डांसर को, उस पे रोशनी पड़ना चाहिए कि तुम पे पड़ना चाहिए? सड़क पे देखना है, अंधकार में तुम हो 20 तल्ला मकान से नीचे देख रहे हो झांके, तो तुम पे पड़ना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स पे पड़ना चाहिए? नेक्स्ट एग्जांपल, कभी पार्टी वार्टी के लिए तुम रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, लाइट कट गया, इन्वर्टर भी डाउन हो गया है, किसी तरह तैयार होना है, जल्दी जल्दी टाइम पे पार्टी में जाना है। टॉर्च ऑन करके तुम कंघी कर रहे हो, पाउडर वाटर लगा रहे हो। टॉर्च की रोशनी आईना पे मारते हो तो कंघी होता है, कि मुंह पे मारते हो टॉर्च की रोशनी तो कंघी कर पाते हो? आईना पे नहीं, मुंह पे मारना पड़ेगा। तुमको देखना है आईना को, पर देखना किसको है? इसी का ना रिफ्लेक्शन दिखता है। बार बार बोल रहे ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़नी चाहिए। घर पे ये करके देखना, छत वाला भी काम जो बोले करके देखना। अंधकार छत में तुम चले जाना, तुम भले अंधकार में हो, लेकिन नीचे आती जाती गाड़ियां तुम्हें दिख रही है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को देखना है उस पर लाइट पड़ना चाहिए। डांस इंडिया डांस वाले से भी तुम सहमत हो, जी टीवी वगैरह में ये सब प्रोग्राम्स देखे हुए हो कि हाँ डांसर पे लाइट पड़े, बाकी पूरा ऑडियंस अंधकार में। इतनी देर में हम क्या पढ़ाएं? जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस पर लाइट पड़ना चाहिए। तुमको कंघी करना है, लाइट चला गया है, रात को रेडी हो रहे हो, तो तुम टॉर्च मार के, इन्वर्टर भी डाउन हो गया है, आईना में टॉर्च मारते हो कि चेहरा पे मारते हो तो कंघी कर पाते हो? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इस बात को प्रूव करते हैं कि अगर मिश्रा जी को बोला जाए कि कोचिंग का सारा बत्ती बुता दीजिए, बुता दिए, शाम का टाइम है, तो फिर भी आप हमको सुन, लेकिन आप हमको देख नहीं पाइएगा। ओके, अब एक और एग्जाम्पल सुनो। यहां है पृथ्वी और सूरज है एकदम मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर। सूरज की रोशनी आ रही है सूरज से निकलकर और पृथ्वी पे पहुंच रही है। क्या लगता है पृथ्वी के कुछ ही किलोमीटर्स तक ना हवा का एक परत है, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कुछ ही किलोमीटर तक है कि पूरा एकदम ब्रह्मांड तक हवा है, बाकी तो हर जगह वैक्यूम है। तो क्या लगता है सूर्य से जब रोशनी निकलती है तो शुरू में ट्रैवल करता है वो वैक्यूम में, हाँ या ना? शुरू में वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, देयर इज नथिंग, नो मीडियम इज देयर, पर सूर्य की रोशनी ट्रैवल करती है, और करते करते वो अब फाइनली कहां एंटर कर गई? अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर कर गई और सूर्य की रोशनी पहुंचती है। यहां हम क्या पढ़ा रहे पता है? सनलाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए कि ना? ना, हम समझ गए। सही में क्या ये पूरा ब्रह्मांड में कोई हवा है क्या? फिर भी सन का लाइट आता है कि नहीं तुम तक? ठीक, तो इतनी देर हम क्या क्या पढ़ाएं? दो ही पॉइंट्स पढ़ाए। पहला, अगर अंधकार में है कोई इंसान तो दिखेगा नहीं पर सुनाई देगा, ये पढ़ाया मैंने। उसको समझाने के लिए इतना बोले कंघी करो, छत पे खड़े हो जाओ, डांस इंडिया डांस देखो, सब मारो गोली। शॉर्ट में हम क्या पढ़ाएं आपको कि अंधकार में है कोई इंसान तो वो दिखाई नहीं देगा पर सुनाई तो देगा ही। और सेकेंड पॉइंट ये पढ़ाया कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। चलो, सारा बात जो बोले हैं दिमाग से फॉर्मेट कर दो, मतलब आप भूल जाओ। क्यों? हम बोलते हैं ना किसी भी चीज को फर्स्ट डे पढ़ाना में टफ होता है, सेकंड डे पढ़ाना आसान होता है कि बच्चा कुछ जान रहा है। तो आप समझ लो डे 2 शुरू हो रहा है, अब हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अब 0 पे कि बच्चा अब कुछ जानने लगा। चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैं यहां खड़ा हूं, आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैंने मिश्रा जी को बोला इस रूम की सारी खिड़कियां जाके बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। दरवाजा भी सटा दीजिए, सटा दिया। और इस रूम में कहीं से भी हवा घुसने का कोई चांस नहीं है। हवा, लाइट नहीं, अब हवा बात कर रहे हैं, का कोई सीन नहीं है। वेंटिलेटर तो है ही नहीं और खिड़की है तो उसको बंद करवा दिए, और दरवाजा भी बंद करवा दीजिए। दरवाजा में एक छोटा सा छेद है और पाइप के माध्यम से वो पाइप बाहर निकला हुआ है, और पाइप के उस एंड पे एक स्विच लगा हुआ है। मिश्रा जी बाहर खड़े हैं और इस रूम का खिड़की विड़की सब बंद करके चले गए हैं। बस एक ही चीज है जो इस रूम से बाहर जा रहा है, वो है छेद के माध्यम से एक पाइप, और पाइप के उस एंड पे एक स्विच लगा हुआ है। मिश्रा जी शीशे से मुझे देख पाएंगे कि हाँ मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ठीक? और यहाँ क्लास के बच्चे तो मुझे देख ही रहे हैं कि हाँ हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मिश्रा जी बदमाशी क्या की है? पढ़ा लिखा लड़का है तो बदमाशी भी थोड़ा पढ़ा लिखा वाला करता है। बाहर जाके स्विच ऑन किया, वो स्विच पाइप से ना धीरे 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 करके इस रूम का हवा
हवा खींच रहा है इस रूम का, मतलब अब मत बोलिएगा मर जाएंगे, मरने उरने का बात नहीं करो, बस साइंस को समझो। धीरे धीरे इस रूम का सारा हवा निकाल देंगे मिश्रा जी। बदमाशी भी कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई वाला, मिश्रा जी इस रूम का धीरे धीरे हवा निकाल देंगे, क्योंकि खिड़की दरवाजे तो बंद है तो हवा आने का कोई चांस है कि सब तो बंद करके चल गया, हवा तो घुसेगा ही नहीं, उल्टा बल्कि निकाल रहा है ये लड़का, वैक्यूम पाइप से निकाल रहा है, स्विच ऑन किया है। और आप सभी लोगों को कुछ नहीं पता है, आप लोग अपना मस्त हम ऐसे पढ़ा रहे हैं और आप लोग मेरे को देखे भी जा रहे हैं, सुने भी जा रहे हैं, देखे भी जा रहे हैं, सुने भी जा रहे हैं। बोलो जी देखे काहे जा रहे हैं, सब बताया कि नहीं? नहीं आप समझ गए देखे काहे जा रहे हैं, क्योंकि आप पे लाइट, सुने काहे जा रहे हैं? बोलो लाइट पड़े नहीं पड़े हम सुन सकते हैं आपको, तो बोलो सेकेंड टाइम पढ़ाना आसान है ना? कहां से हम बोले पुराना सारा बात भूल जाओ, शुरू से पढ़ा रहे हैं। शुरू से क्या पढ़ा रहे हैं? मिश्रा जी खड़े हैं, खिड़की दरवाजा बंद करके चले गए हैं, बाहर एक स्विच लगा दिए हैं, स्विच ऑन कर दिए हैं, पाइप से हवा निकल रहा है। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग अनजान हो, तुम लोग मुझे देख भी पा रहे हो और तुम लोग मुझे सुन भी पा रहे हो। क्या तुम लोग मुझे देख पाओगे? बोलो एकदम देख पाएंगे। आप पे लाइट पड़ा, अगर आप पे अगर लाइट पड़ रहा है तो हम आपको देख सकते हैं सर। तो जनता यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग मुझे देख पा रहा है और सब लोग मुझे सुन भी पा रहा है। ध्यान से सुनना, तुम लोग मेरे यहाँ वीडियो क्लास भी करते हो, कभी कभी वीडियो देखते देखते मेरे को बुलाते ना सर आवाज नहीं आ रहा है, तुम कैसे डांट के बोलते हैं अरे ईयर प्लग निकाल के लगाओ ना भाई, पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब करते रहते हो। जब हम लय पढ़ करके रहते हैं कोई लड़का बोलता है तो डांट कैसे बोलते हैं, उतना तुमको समझ नहीं है, ईयर प्लग निकालो लगाओ। लड़का हो गया इतना बुद्धि नहीं है, घर पे नहीं सुनाई देता, मम्मी को बुलाते हो, अपने से निकाल घुसाव करते हो। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि अच्छा खासा वीडियो चल रहा है और आवाज आना बंद हो जाता, पर तुमको वीडियो दिखाई देता है ना, आवाज नहीं आ रहा सर। सर घर घर आहट है, घर 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 कर रहा है। चलिए वापस से मिश्रा जी के एक्सपेरिमेंट में आते हैं। मिश्रा जी बाहर क्या ऑन कर दिए? स्विच वैक्यूम पंप का। और तुम लोग अनजान हो इस बात से, तुम लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ सर। कब तक देख पाओगे? जब पे आप पे लाइट पड़ेगा। ऑल्दो ऑडियंस अंधकार में चला जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर लाइट पड़ रहा है तो देख पाओगे। तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? अब धीरे धीरे क्या हुआ, तुम लोग डरे हुए हो, हमको बोल नहीं रहे हो, पर अबे सर का आवाज थोड़ा धीमा आ रहा है ना यार। हाँ यार हमको भी लगा कि सर का आवाज थोड़ा धीमा हो रहा है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर, आज थोड़ा तबीयत खराब होगा, पढ़ाएं पढ़ाएं। अबे सर का आवाज और धीमा हो गया ना पहले से। हाँ यार कुछ प्रॉब्लम है क्या सर का गला में? अच्छा छोड़ कोई बात नहीं, डांटेंगे सर नहीं तो चल। अबे सर का आवाज और धीमा हो गया है, सर का आवाज। और एक ऐसी अवस्था आएगी जब इस रूम का सारा हवा निकल चुका होगा ना, तो तुम तो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग टुडेस चैप्टर्स ऑन क्लास टाइम। प्लीज प्लीज बाबू प्लीज। ओके 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 टुडेस डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ साउंड इन क्लास 9 बैच। तुम लोग मेरा लिप्स का मूवमेंट देख पा रहे हो लेकिन मेरा आवाज नहीं सुन पा रहे हो। तुम मेरा अंदाज से बस समझे, टुडेस डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ साउंड इन क्लास 9 बैच। तुमको समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? टुडेस डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ साउंड इन क्लास 9 बैच। मतलब एक ऐसी अवस्था आएगी जब इस रूम का हवा निकलते 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 पूरी तरह से हवा निकल चुका होगा, तो तुम मेरे को देख पा रहे हो अभी भी? बोलो हाँ सर देखना है, समथिंग रिलेटेड टू लाइट। तो आप पे लाइट तो पड़ रहा है इसलिए देख पा रहे हैं, तब से 10 बार एक ही बात चाटे जा रहे हैं आप। लेकिन तुम मेरा आवाज नहीं सुन पाओगे, लेकिन तुम मेरा आवाज नहीं सुन पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? क्या चला गया है? क्या चला गया है? कौन सा चीज के कारण सुन पा रहे थे? हवा था हमारे और तुम्हारे बीच में, इसलिए सुन पा रहे थे। मतलब ये होगा, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। बस आप लोग मरने का डर निकाल दो कि नहीं हम लोग मर जाएंगे हवा के बिना, तो मरने का नहीं है, आप लोगों को पाइप वाइप देके सांस आप लोग ले पाएंगे। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, अचानक से मेरा आवाज बंद हो गया कि अरे सर का आवाज थोड़ा धीमा आ रहा है, थोड़ा धीमा आ रहा है, फिर और धीमा आ रहा है, और एक ऐसी अवस्था आएगी जब आवाज आना बंद हो जाएगा। ऑल्दो तुम मुझे सुन पाओगे, अरे सर समझ गए, देख पाएंगे आपको, काहे खकोर रहे, समझ गए, देख पाएंगे, क्योंकि देखना है समथिंग रिलेटेड टू। जब तक आप पे लाइट गिरेगा तब तक हम लोग आप पे देख पाएंगे। लेकिन आपके और मेरे बीच में ना सर माध्यम जो था ना, मीडियम, वो माध्यम कौन था? हवा था। मेरे और तुम्हारे बीच में हर समय एक माध्यम है, ऑल्दो हम लोग कभी देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए। हवा आई नहीं आज, हवा आई नहीं आज। हमारे और आपके बीच में एक मीडियम था, हवा, उसको देख नहीं पा रहे हैं, पर जीवन भर हमारे और तुम्हारे बीच में माध्यम था, वो माध्यम था एयर। इफ एयर इज नॉट देयर यू कैन नॉट लिसन टू मी। इससे साबित हुआ कि साउंड एक वेव है, और वो इस प्रकार का वेव है जिसको चलने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लाइट वेव एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो हम सेकंड टाइम पढ़ा रहे, बच्चा समझ रहा कि हाँ सर समझ गए, वैक्यूम है, वैक्यूम में कहां कुछ रहता है, फिर भी सन का रोशनी तो आते ही रहता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव? लाइट वेव डज नॉट नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन. Light wave does not need a medium for its
बट साउंड वेव्स नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। यहाँ का सभी बच्चा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, लाइट वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पे आती है तो ब्रह्मांड में थोड़ी हर जगह हवा है, फिर भी सूर्य की रोशनी तो आ ही रही है, हवा तो उसको अभी मिलता है, मतलब अभी मतलब कहाँ बोलो, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर तक, उसके बाद थोड़ी हवा मिलता है। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव इज लाइट वेव डज नॉट नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, but sound wave needs a medium for its propagation. Clear है? Next, the speed of light wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये ऐसा यूनिट हम स्टैंडर्ड यूनिट कल ही पढ़ा दिए थे ना, पावर में लिखना। बट स्पीड ऑफ साउंड इज जस्ट 330 मीटर पर सेकेंड। जस्ट 3 संख्या है इसमें, 330। पर इसमें कितनी संख्या पता है? 8 गो और 9 गो संख्या है, मतलब 3 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ों, 3 करोड़ होगा शायद, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड चल लेता है। 8 गो 0 है ना, 7 गो 0 होने से करोड़ होता है, 3 करोड़, 30 करोड़, हाँ ठीक बोल रहा है, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड चल लेता है लाइट। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। कौन बनेगा करोड़पति में? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर चलता है लाइट हर 1 सेकंड में। मतलब पलक झपकाए और लाइट 30 करोड़ मीटर चल लिया, और यहां पलक झपकाए तो लाइट 330 मतलब यहां से पिस्का मोड़, सॉरी साउंड, यहां से पिस्का मोड़ के पिस्का मोड़ का आधा, यहां से पिस्का मोड़ होगा ना 1 किलोमीटर। अरे हाँ बोलो ना, कौन सा तुमको नापने बोल रहे हैं, बोलो हाँ 1 किलोमीटर है, तो उतना की उतना का आधा। So the first difference was light rays does not needs a medium for its propagation and sound wave needs a medium for its propagation. Second difference, the speed of light wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of sound wave is 330 meter per second. तीसरा क्वेश्चन है, आसमान में जब बारिश का मौसम आता है, तो बहुत सनी डे है फिर भी, तो आप ये देखते हैं आसमान में पहले बिजली चमका, गड़गड़ गड़गड़, फिर गरजा। चमक पहले दिखेगा आसमान में, गरज बाद में दिखेगा। सर हम तो कभी छत में जाने ही नहीं दिए, मम्मी कभी देखे नहीं है। अच्छा ठीक है, फिल्मों में देखे हो कभी? पहले चमका और फिर गरजा, कभी भी चमक और गरज एक साथ नहीं सुनाई देगा। एक्चुअली वहां पे, कहां पे? वहां पे जहां पे क्लाउड्स टकरा रहे हैं, उसी वक्त जोर से लाइटनिंग हुआ और जोर से थंडरिंग हुआ। पर लाइटनिंग के वजह से जो लाइट निकली वो बहुत ही तेज रफ्तार से निकली और हम तक वो तुरंत पहुंची, क्योंकि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है ना। पर जो थंडरिंग हुआ वो भी उसी वक्त हुआ था, पर उसको चलने के आने में बहुत टाइम लग गया, ऐसा क्यों? 330 मीटर पर सेकेंड। वहां पे लाइटनिंग भी हुआ, थंडरिंग भी हुआ, रोशनी और गरज दोनों एक ही साथ हुआ। जब क्लाउड्स टकराया तो रोशनी पैदा हुई और तुम्हें एकदम इंस्टेंटली वो रोशनी दिख जाती है। इंस्टेंटली क्यों दिख जाती है? तुम वहां गए कि वहां की रोशनी आंखों तक आ गई, बहुत तेज गति से आई। तुम साउंड सुनने के लिए अपना कान वहां ले गए कि आवाज आई यहां तक, पर उसको आने में टाइम लगा। तो ये भी इस बात को साबित करता है कि हाँ, रोशनी की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है पर साउंड की रफ्तार बहुत कम होती है। ये पॉइंट भी क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब हम जब बोल रहे हैं तुम्हारे कानों तक वेव्स पहुंच रहा है, ये बात से सहमत हो? हाँ, आज चैप्टर का शुरुआत हम यही लाइन बोल के किए थे। अब तो सहमत हो कि हम जब बोलते हैं तो मेरे मुंह से आवाज निकलता है, तुम्हारे कानों तक जाता है वेव्स। अगर मेरे और तुम्हारे बीच का माध्यम हट जाए तो वो वेव नहीं जाएगा। ओके, साबित करने के लिए वही ट्यूनिंग फोक है, मारो रबर पैड में तो आवाज भी आ रहा है और कुछ हेमिंग साउंड भी आ रहा है, साबित भी हो गया। नेक्स्ट, जब मैं बोल रहा हूं और तुम तक साउंड जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है वो सुनो। मेरे और तुम्हारे बीच में एयर है, मानते हैं इस बात को? मेरे और तुम्हारे बीच में एयर है। मैं यहां पे बोला, ये मेरा माउथ है, ठीक है, और तुम यहां पे सुने, ये तुम्हारा कान है, ये है सोर्स ऑफ साउंड। सर इतना स्टाइल मार के क्यों लिख रहे? लिख दीजिए ना, मेरा मुंह है। हाँ,
इंग्लिश में इतना स्टाइल मार के क्यों बोल रहे हैं? सोर्स ऑफ साउंड। इतना इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है? कंबाइंड बैच इतना इंग्लिश बोल रहे हैं सर। हम लोग का बॉयज बैच में तो आप सीधे बोलते हैं यहाँ पे मेरा मुंह है। भावना क्लियर? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ मेरा मुंह है और वहां तुम्हारा कान है। यहां से वहां तक कौन चल के गया? साउंड चल के गया। तो वो कैसे गया? कौन उसको कैरी कराया? एयर के माध्यम से। तो ये जो कॉलम है ये एयर कॉलम है। सर ये क्या होता है? अरे कुछ नहीं जी, हवा है बस। हवा को तो दिखा नहीं सकते इसलिए मैंने लाइंस ड्रॉ करके दिखाया है। अब होता क्या है, मैं जब साउंड निकालता हूं अपने मुंह से, मैं इतना तब से बोले जा रहा हूं, 15-20 मिनट हो गया, यहां से साउंड निकल रहा है मेरे मुंह से, इंग्लिश में लिख दिया सोर्स ऑफ साउंड। ये वाला वाइब्रेशन यहां के हवा को डिस्टर्ब कर देता है। क्या कर देता है? तो अब ये नॉर्मल अवस्था में है कि हवा कंप्रेस्ड हो चुका है? बाकी सारे हवा नॉर्मल अवस्था में है। बहुत ज्यादा बड़ा कर रही है, चलो नॉर्मल अवस्था में है। ठीक, ये वाला डिस्टर्बेंस अपने बगल वाले डिस्टर्बेंस को डिस्टर्ब करता है। ये वाला डिस्टर्बेंस अपने बगल वाले डिस्टर्बेंस को डिस्टर्ब करता है। मतलब ये जो कंप्रेस्ड अवस्था है अब किसको कंप्रेस कर देगा? अपने आगे वाले को। और फिर ये कंप्रेस्ड अवस्था अपने आगे वाले को, और फिर ये कंप्रेस्ड अवस्था अपने आगे वाले को, ये कंप्रेस्ड अवस्था फिर नेक्स्ट स्टेज में। सर फिगर ना बहुत बड़ा कर दिए, कान थोड़ा पास ले आइए सर, कान को, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ड्राइंग बनाने में। बोलो फाइनली कहां तक पहुंच गया ये डिस्टर्बेंस? कान तक पहुंच गया। ओके, अब हम चाहेंगे, हंसेगा कोई नहीं, कुछ पढ़ाना चाहेंगे, यहां पे सब लोग देखिएगा। हुआ क्या, एक जन को हमने, जिसको नहीं दिख रहा खड़े होकर देखना, कंप्रेस किया। ठीक है, एक जन को कंप्रेस किया। तुम घसक कह रहे हो? एक जन को मैंने कंप्रेस किया पूरा ताकत लगा के। तो ये देखो, तो बाय डिफॉल्ट अपने बगल वाले को, और ये सेकंड वाला फिर थर्ड वाले को किया। वापस आ जाओ नॉर्मल स्टेज में, प्लीज लिसन टू मी। मैंने ये, मतलब सॉरी शर्ट गंदा हो गया तुम्हारा, जा ब्लैक शर्ट आ जाओ यहाँ पे, ब्लैक शर्ट है ना, आ जाओ, 4 जन बैठ जाओ, 4 जन बैठ जाओ। ठीक, मैंने इनको मैं किया कि आपके मुंह से जो साउंड निकला है वो, इनको की हवा को, तो ये नॉर्मली इसको कर देगा, ये उसको करेगा, इसको करेगा। अब यहाँ क्या पढ़ा रहे वो सुनिए। ये तो तुमको लगा रहे वहां तो पढ़ाई दिए थे बोर्ड पे, फिर खखोर क्यों रहे? आगे सुनो। ये जब इसको प्रेस करता है ना, जैसे ही अपने डिस्टर्बेंस को वहां पास किया, ये अब रिलैक्स हो गया, क्योंकि ये स्पेस जो है नॉर्मल अवस्था से ज्यादा स्पेस क्रिएट हो चुका है। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पहले नॉर्मली बैठो चारों जन, नॉर्मल अवस्था से प्लीज, क्योंकि इसको धक्का मारा तो ये उसको मार दिया, तो ये भाग गया उधर, तब तक ये रिलैक्स हो चुका है। प्लीज लिसन टू मी, तब तक ये, तो जब रिलैक्स हो चुका है तो नॉर्मल अवस्था से ज्यादा रिलैक्स है। अब ये दबा हुआ है, जब तक इसने अपने दबाव को यहां किया, अब ये वापस जब नॉर्मल में आया तो नॉर्मल से देखो ज्यादा गैप क्रिएट हो गया है, ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है। अब ये डिस्टर्बेंस को उधर ट्रैवल किया, अपने नॉर्मल अवस्था में आ गया, देखो यहां गैप ज्यादा हो गया। क्या पढ़ा रहे समझ में आया? बोलो जो बोर्ड पर पढ़ाए वो तो समझे, उसके अलावा एक चीज और पढ़ा दिए आप। क्या पढ़ा दिए? कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन जो है, जब अपने नेक्स्ट वाले को कंप्रेशन को ट्रांसफर करता है तो खुद रिलैक्स, मतलब खुद ऑर्डिनरी अवस्था की ऑर्डिनरी से भी ज्यादा रिलैक्स। ये फोटो यहां पे कैसा बनाए हैं? ज्यादा स्पेशियस। ये फोटो यहां पे चीप दिया पर खुद, और तब तक ये नॉर्मल अवस्था, यहां स्पेशियस है ना, ये इसको बगल वाले को दबा दिया, चीप दिया, धक्का मार दिया, तो खुद ज्यादा स्पेशियस, एंड रेस्ट ऑफ देम सब नॉर्मल आ गया। अभी हम दिखाए थे ना, जब हम लास्ट लड़के तक गए थे तब तक इधर के सारे लड़के नॉर्मल अवस्था में आ गए थे। ये दबाव इसको दिया तो खुद ये ज्यादा स्पेशियस, लेकिन बाकी सब नॉर्मल। ये दबाव इसको दिया तो खुद ज्यादा स्पेशियस, बाकी सब नॉर्मल अवस्था। अब क्योंकि देखो हम इंसान है ना भाई,
सारे लाइंस एक साइज के खिंचाए हैं कि कोई ज्यादा लंबा खींच दिए, कम खींच दिए, कोई ज्यादा गैप करके, कोई ज्यादा दबा के खींच दिया, आपका ड्राइंग एकदम अच्छा नहीं है सर, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए कुछ अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। सी मतलब टीचर समझ गया कि हाँ यहां दबा हुआ है, सी अब कहां दबा हुआ है, अब कहां दबा हुआ है, अब कहां दबा हुआ है, अब कहां। तो बोलो भले मेरा ड्राइंग क्लियर नहीं है पर सी देखकर टीचर समझ गया, कंप्रेशन यहां था, फिर नेक्स्ट वाले को दिया, फिर नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को, कंप्रेशन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जब ये खुद कंप्रेशन रिलैक्स्ड अवस्था में आ गया तो सबसे पहले रिलैक्स्ड है कि रिलैक्स से ज्यादा स्पेशियस, तो अभी ये क्या है, आर फॉर रिलैक्स्ड अवस्था में है, इसको रेयर फैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर फैक्शन, और इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक, कंप्रेस्ड अवस्था यहां सॉरी हम ऊपर लिख रहे हैं कि नीचे लिख रहे हैं, पहले ये क्लियर करो, हम ऊपर ही लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं तो यहां पे भी ऊपर लिखे कंप्रेशन, और ये खुद रिलैक्स्ड। कंप्रेशन यहां चला गया, खुद कंप्रेशन यहां तो खुद कंप्रेशन, यहां तो खुद रिलैक्स, कंप्रेशन यहां तो खुद रिलैक्स। अब बोलो भले मेरा ड्राइंग गंदा है सर, एक साइज का नहीं बनाते हैं आप, छोटा बड़ा बना देते, कहीं ज्यादा दबा दिए, कहीं कम दबा दिए, ड्राइंग टीचर हम है नहीं, पर आपको सिंबॉलिकली हम समझा दिए कि ये दबाव बगल में गया तो खुद ये क्या हो गया है, मतलब ऑर्डिनरी की ऑर्डिनरी से ज्यादा स्पेशियस, ऑर्डिनरी से ज्यादा स्पेशियस, ये दबाव बगल वाले को दिया तो खुद क्या हो गया है। ओके ओके, और यहां सबका क्या बोलो, यहां तक तो डिस्टर्बेंस अभी पहुंचा ही नहीं है। अरे अगर हम इसको मान लो एकदम स्लो मोशन में देखते, अभी इन लड़कों को जो हमने धक्का मारा था, पहला को धक्का मारे, पहला दूसरा, पहला दूसरा को धक्का मार रहा है, दूसरा तीसरा को मार रहा है। सो व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ देम, बोलो सारे नॉर्मल हवा है, नॉर्मल बनाइए, देखिए सब नॉर्मल हवा है, दबाव यहां तक पहुंचा है, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ देम, दबाव यहां पहुंच गया, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ देम, दबाव यहां तक पहुंचा है, दबाव यहां तक पहुंचा है, रेस्ट ऑफ देम नॉर्मल। क्या लग रहा है अब जो तो बनाना है तुमको कि नहीं सर, अब मीनिंग समझ गए फिगर का क्या मीनिंग है। सबसे पहले आप लोग जब अभी बनाएंगे ना तो क्या बनाइएगा, सुनिए, सारे हवा नॉर्मल बनाना, फिर यहां पे शो करना दबा हुआ है, ये सब मत बनाना। अब ये दबा हुआ को बगल में बनाना और ये सब मत बनाना। अब ये दबा हुआ को और थोड़ा घसका के बनाना, ये सब मत बनाना। फिर ये दबाव थोड़ा और घसका के बनाना, ये सब मत बनाना। ये दबाव थोड़ा और घसका के बनाना, ये सब, ये दबा हुआ यहां बनाना, ये सब मत बनाना। इतना बनाकर 2 मिनट रुक जाना, ठीक है, लॉन्ग ब्रीथ, हैव वाटर, और फिर लेट्स स्टार्ट अफ्रेश करना। अब ये खुद क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा रिलैक्स, रेयर फैक्शन। ये खुद क्या हो गया, ये वाला खुद क्या हो गया, ये वाला खुद क्या हो गया। फिर पानी पी लो और लास्ट में सारे नॉर्मल हवा बनाओगे, हम आपको टाइम देंगे। एनीवेज पढ़ा क्या रहे थे, डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव। व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, light wave does not needs a material medium for its propagation, but sound waves needs a medium for its propagation. Second difference, the speed of light wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of sound wave is 330 meter per second. तीसरा, when sound wave travels, then it travels like this, like this. But when light wave travels, it travels like this. नहीं समझा पा रहे हैं, चलिए समझाते हैं। एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को यहां पे पकड़ लेना से उंगली से और इस जगह से खींच के छोड़ देना, हो गया ऐसा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यहां पकड़ के से छोड़ देना। तो तुमने अभी ये सारे नॉर्मल है, इस जगह क्या कर दिया तुमने, खींचा है ना इधर, डिस्टर्बेंस आप जानते हैं कहां आएगा, कहां चल गया, ओके। D फॉर डिस्टर्बेंस, D फॉर डिस्टर्बेंस, D फॉर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कहां जा रहा है, डिस्टर्बेंस ऊपर की ओर जा रहा है, पर ये जो स्प्रिंग जिस चीज से बना है, लोहे से, आयरन से, जिस चीज से भी, स्टील से, वो चीज कहां मूव कर रहा है। सर आप 2 चीज कर रहे हैं, एक तो ऐसे से भी कर रहे हैं और
हाथ आपका ऊपर भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ऑल टाइम बस हाथ ऐसा से कर रहे हैं। हम हाथ बस ऐसा से कर रहे हैं क्या कि तो ऊपर कौन जा रहा है? द डिस्टर्बेंस। पर किस तरह से जा रहा है? लेफ्ट राइट होकर जा रहा है। एक सिंपल सा बात है, एक लड़का को खड़ा करते हैं, बोलो यहां से चल कर जाओ और पानी लेकर आओ, तो नॉर्मल चलकर जैसे जाते हम लोग जाएंगे। पर हम वो लड़का को बोले तुम ऐसे चलो, अच्छा सॉरी वहीं आ गया, माफी चाहूंगा, 2 कदम आगे 1 पीछे, 2 आगे 1 पीछे, 2 आगे 1 पीछे, 2 आगे। क्या लगता है कभी तो पहुंच ही जाएगा जहां पानी रखते हैं आप, वहां के नहीं पहुंचेगा? पहला लड़का क्या था? नॉर्मल तरीके से चला। लड़का पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सेकेंड वाला भी लड़का पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मतलब लड़का को समझो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, लड़का को समझो डिस्टर्बेंस है। तो जो डिस्टर्बेंस है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पर कैसे चलते हुए पहुंचा? लेफ्ट राइट होते हुए पहुंचा। जो हम यहां आगे पीछे करके पढ़ा रहे थे ना, लेफ्ट राइट होते हुए। अभी समझे? अभी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल सुनो। कोई एक जन आगे खड़ा हो जाओ, बैडमिंटन क्लास, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बैडमिंटन क्लास आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये सूरज है, यहां पे खड़े रहना, ये सूरज है, 1 मिनट यहां पे खड़े हो जाओ। ये सूरज है और चश्मा वाले आओ। सूरज के चारों ओर पृथ्वी, सूरज के चारों ओर पृथ्वी को चक्कर काटना है। 1 मिनट तुम इसके चक्कर काटो प्लीज, 1 मिनट रुकिए ना भाई, इसका चक्कर काटो, ठीक है? प्लीज लिसन टू मी। चक्कर काट रहा है, चुप, चक्कर काट रहा है, सूरज का चक्कर काटता है पृथ्वी। अब रुक जाओ, पृथ्वी को क्या करना है? ठीक है, आओ, चक्कर ऐसे नहीं काटना है, पृथ्वी को खुद घूमना है, पृथ्वी को खुद घूमना है। और घूमते घूमते, समझे? भावना अभी भी नहीं क्लियर हुआ? जो पानी लाने लड़का को भेजे थे ना, वो लड़का बढ़ा, बोलो हाँ बढ़ रहा था, पर खुद कैसे? ऐसे करके नहीं समझे तो एक और समझा दिए। क्या पृथ्वी चक्कर नहीं काटा पर खुद? बस ये पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, बैठ जाइए। So tell me, disturbance कैसे जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, but how is it going? Left right. So can you see D for disturbance and P for particles of the medium? Particles of the मतलब लोहा का अगर ये है या स्टील का इधर है, तो वो स्टील खुद कैसे चल रहा है? पर डिस्टर्बेंस तो ऊपर जा रहा है ना। आई होप जो हम इधर उधर का बकवास एग्जांपल देते हैं आप भावना समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। लड़का को भाई भेजे तो जरूर हम, पर खुद वो लड़का कैसे चल के गया? गोल 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 करके, यस, आगे पीछे करके। पृथ्वी के चारों ओर सूरज ने चक्कर तो काटा, पर खुद कैसे घूमते रहा? गोल गोल। बस ये चीज समझाना चाह रहे हैं। सर ये क्या है पढ़ा रहे? आप यहां थे ना सर, आप कहां थे? आ जाओ वापस यहां। ये तो समझाने के लिए इधर आना पड़ा, हम थे यहां। तो बोलो साउंड का वेव कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है? इज इट लाइक दिस कि कांट यू सी लेफ्ट राइट? तुम लोग को नहीं समझ आ रहा था इसलिए ना स्प्रिंग बना के समझाएं, पर पढ़ाना तो यही था ना। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा है। थर्ड डिफरेंस, लाइट वेव ट्रैवल ट्रांसवर्स वे में। किस वे में? टी फॉर टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे टी फॉर ट्रांसवर्स। पर साउंड वेव्स ट्रैवल लॉन्गिट्यूडनली, यू नो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इट ट्रैवल्स लॉन्गिट्यूडनली। तो 4 डिफरेंस पढ़ा दिया, शुरू से फिर से शुरू करते हैं। पहला, साउंड सॉरी क्या, लाइट वेव डज नॉट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। यहां का बोलिए, साउंड वेव नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 meter. Speed of sound is 330 meter per second.
लाइट वेव ट्रेवल्स ट्रांसवर्सली बट साउंड वेव ट्रेवल लॉन्गिट्यूडनली। तुमको दिखाए भी हम, पर तुम नहीं समझे इसलिए ऐसा स्प्रिंग बनाए। ठीक, अब जब हम बनाए ही हैं तो एक चीज और बना देते हैं। ये स्प्रिंग तुमने टांगा और स्प्रिंग को प्रेस किया हुआ है। पिछली बार क्या था, ऐसे पकड़ के इधर ले गए थे ना, इस बार प्रेस किए हो, प्रेस। तो ये जो प्रेस्ड अवस्था है अब कहां पहुंच गई, मिडिल में। और ये जो प्रेस्ड अवस्था है तो बोलो डिस्टर्बेंस 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 किधर गया, एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी ऊपर जा रहा है। नॉट गेटिंग, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी किधर जा रहा है, और डिस्टर्बेंस भी किधर जा रहा है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का मतलब ये लोहा है, टीना है, स्टील है, जो भी चीज का स्प्रिंग है वो खुद ऊपर जा रहा है। पर यहां स्प्रिंग खुद कैसे जा रहा है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम गोस लेफ्ट राइट, पर डिस्टर्बेंस अल्टीमेटली नीचे से डिस्टर्ब्ड अवस्था में थी, और डिस्टर्ब्ड अवस्था कहां पहुंच गई, इसमें भी अल्टीमेटली डिस्टर्ब्ड अवस्था नीचे थी, दबा दिए थे, बीच का दबा और फिर ऊपर का दबा। तो डिस्टर्ब्ड अवस्था तो हमेशा ऊपर ही भेजना है हमें, दोनों ही फिगर्स में डिस्टर्ब्ड अवस्था को किधर भेजना है। पर पहला वाला फेज में डिस्टर्ब्ड अवस्था जा कैसे रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर ही चल कर जा रहा है। स्प्रिंग खुद ऐसे से हिल रहा है, स्प्रिंग खुद कैसे हिल रहा है, पर इसमें स्प्रिंग कैसे हिल रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके हिल रहा है। क्लियर हुआ बात। हम एक चीज गलत बोले, दिस इज फॉर साउंड वेव। हम शायद ये बोल दिए थे साउंड के लिए, कुछ बोले नहीं थे क्या, दिस इज फॉर साउंड वेव। सोच के देखो, डिस्टर्बेंस भी आगे जा रहा है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी, पर इसमें डिस्टर्बेंस तो आगे जा रहा है पर पार्टिकल्स तो लेफ्ट राइट ना। ये साउंड वेव के लिए हम इसको शायद बोले थे कि नहीं, ऐसा बोले नहीं है, पर वो समझाते समझाते जब आप ये बताए ना तो थोड़ा गलत बताए। वो समझाते समझाते ये बताना था आपको। नॉट गेटिंग, डिस्टर्बेंस किधर जा रहा है, बोलो आगे ही बढ़ रहा है, और किस प्रकार बढ़ रहा है, ऊपर नीचे करके कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके। क्लियर हुआ बात। तो सर आप पढ़ा क्या रहे हैं, साउंड बोल के क्या क्या इधर उधर टहला रहे हैं। हम तो शुरू में ही बोले हम वेव्स पढ़ाएंगे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वेव्स पढ़ा रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर। सुनो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो बोलोगे एक बॉय एक गर्ल, बॉयज गर्ल्स, बेसिकली दो ही टाइप का होता है स्टूडेंट। मतलब जेंडर वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दो तरह का स्टूडेंट्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बॉयज गर्ल्स। क्लासिफिकेशन करना है तो फर्स्ट रो में बॉयज, सेकंड रो में गर्ल्स, फर्स्ट रो में बॉयज, सेकंड रो में गर्ल्स, एंड सो ऑन। बस सुनो, जेंडर वाइज बोले। लेकिन अगर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, सारे 50s वाले इस रो में बैठो, सारे 60s वाले सेकेंड रो में, सारे 70s वाले थर्ड रो में, सारे 80s वाले और सारे 90s वाले लास्ट में, क्योंकि कोना में भी बैठेगा ना तो लोग पढ़ लेगा, तेज बच्चा है। यहाँ का नहीं भी दिखाई देगा ना फिर भी लोग तेज है ना, पढ़ लेगा। लेकिन 60s वाले मेरे नजरों के सामने, 70s वाले यहाँ, 80s वाले, फिर 90s वाले, 100 वाले, 60s वाले, 70s वाले, 80s वाले, 90s वाले, 100s वाले, सॉरी 60s 70s 80s 90s वाले। सो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्टूडेंट कितना तरह से मैंने क्लासिफाई किया। क्या लगता है ये 60s वाला जब बैठा रहे होंगे तो लड़का लड़की सब मिक्स होकर बैठेगा कि नहीं, जेंडर का के बेसिस पे तो अब नहीं बंटवारा हो रहा है। इस वाले रो में 70s वाले बैठ रहे हैं तो लड़का लड़की सब मिक्स होकर बैठेगा। थर्ड रो में 80s वाले बैठ रहे हैं, 90s वाले, लड़का लड़की मिक्स होकर। जब जेंडर वाइज बांट रहे थे ना, सारे लड़के एक तरफ, सारे लड़कियां एक तरफ, तो सारे लड़कों में 60 वाला लड़का, 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला, सब मार्क्स वाइज लड़का मिक्स हो गया था। कैन यू अंडरस्टैंड। जब जेंडर वाइज बैठा रहे थे, सारा लड़का लोग इधर और लड़की लोग, तो सारा लड़का लोग इधर में 60 वाला लड़का, 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला, सब तो हचपच हो गया। और इधर लड़कियों में भी 60 वाली लड़की, 70 वाली लड़की, 80 वाली लड़की, सब तो मिक्स हो गई। मतलब अगर एक चीज के बेसिस पे बंटवारा कीजिएगा क्लासिफिकेशन, तो दूसरा वाला मिक्सअप होना ही है। बहुत फास्ट बोल गए क्या। मार्क्स वाइज बैठाइए तो 60 वालों को लड़का लड़की मिक्सअप हो जाएगी। चलिए इसमें बैठाइए 70 वालों को, इसमें बैठाइए 80 वालों को। सो टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, नहीं, on the basis of requirement of medium. There are two types of waves. The first wave is the wave which does not needs medium. There is no requirement for medium, and there is a one more type of wave which needs a medium. Wave को कितना कैटेगरी में बांटा जा सकता है on the basis of requirement of medium? लड़का और लड़की की नहीं, जिसको रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम है
the wave which needs a medium and the wave which does not needs a medium. And on the basis of direction of propagation, waves can be of two types. One is transverse and another is longitudinal. सर नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो देहाती एग्जाम्पल समझ रहे हो? स्टूडेंट को कितना भाग में बांट सकते हैं? जेंडर वाइज, मार्क्स वाइज 4. तो वही पूछ रहे हैं, वेव को कितना भाग में बांट सकते हैं? अगर हम ये क्वेश्चन करें ना तो तुम हमसे क्वेश्चन करो सर किस बेसिस पे बांटना चाह रहे हैं आप, तो हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम. तो तुम बोले दो बेसिस पे बांट सकते, दो भाग में. पहला वो which does not needs a medium and दूसरा वो which needs a medium. अब हम फिर से पूछे, चलो भाई बोलो वेव्स को कितना भाग में बांट सकते हैं? तो तुम बोले ऑन विच बेसिस यू आर आस्किंग मी सर? तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो वेव्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स. वन इज द ट्रांसवर्स एंड द अदर इज द लॉन्गिट्यूडनल. क्लियर हुआ? तो अब तक हम पढ़ाएं क्या क्या है? राधिका ट्राई कीजिए बोलने का, क्या क्या पढ़ाएं? बोलो आप पढ़ाएं डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव. ओके, और क्या पढ़ाएं? वेव दो प्रकार का होता है, आप ये पढ़ाएं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम एंड डज नॉट नीड्स अ मीडियम. और क्या पढ़ाएं? एक बार और क्लासिफाई किया आपने वेव को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. यही तीन मुख्य बिंदु हम पढ़ाए ना, बाकी जो शुरू में पढ़ा रहे थे वो सब तो सब भूमिका दे रहे थे, भावना दे रहे थे. बेसिकली हम तब से पढ़ा क्या रहे हैं? लाइट वेव साउंड वेव का डिफरेंस. दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, या ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ मीडियम. तो अब उसको पढ़ाते पढ़ाते छोटा मोटा बात ये बता दिए कि तेज है वो धीमा है. तो लाइटनिंग और थंडरिंग, लाइटनिंग और थंडरिंग क्या होगा, एक साथ होगा कि नहीं होगा, छोटा मोटा चीज. प्रिंटेड नोट्स में आइए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. अंडरलाइन करो सेंसेशन ऑफ हियरिंग को, सेंसेशन ऑफ हियरिंग को अंडरलाइन करो. वन टू थ्री फोर. अभी स्टेपल नहीं करना, 6 पन्ने का है टोटल, 4 ही पन्ना दिए, 2 और देंगे. हाँ, सेंसेशन ऑफ हियरिंग को अंडरलाइन किए. एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. अंडरलाइन करो, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. सभी लोग सहमत हैं? अब आप वहां प्रिंटेड नोट्स में ये वाला फिगर ड्रॉ करेंगे ट्यूनिंग फोक का. कहां पे करना है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है ना, उसके बगल में ट्यूनिंग फोक ड्रॉ करो. घर जाके समझ आ जाएगा वहां पे क्यों ड्रॉ करवाया गया, ये क्यों करवाया गया है. इसको पकड़ो और ठक से मारो. किस पे? रबर पैड पे. ऐसा करो, एक चीज और बना लो. क्या बना लो? तो प्रिंटेड नोट्स में ही बनाइए. अब आपको घर जाके समझ में आ जाएगा वहां पे क्यों बनवा रहे हैं, ताकि समझ में आए कि अच्छा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. राधिका बोलिए वहां पे क्यों बनवा रहे हैं हम, क्या रीजन है वहीं पे बनवाने का? कि साउंड हमेशा वाइब्रेशंस के वजह से ही होता है, तो इसलिए हम बोले वहीं पे ड्रॉ करो. फिर से बोलिए एक बार, वहीं पे क्यों बनवा रहे हैं? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सही होता है. बेंच को भी तो बोले थे मारो टन आवाज करेगा, मारना नहीं है, बस सुनो. एंड इज फाउंड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. चलिए आ जाओ. तो भैया ये वाइब्रेशन क्या होता है? कुटेटा आप ट्राई कीजिए बोलने का. हम तब से इतना हैंड्स मूवमेंट कर रहे हैं नॉर्मल ऐसे, तो क्या मतलब किसको बोलते हैं? आप समझ तो रहे हैं कि हाँ यही वाइब्रेशन है, यही वाइब्रेशन है, यही वाइब्रेशन है. हिलते रहता है रैपिडली, रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट, रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट, रैपिड टू एंड फ्रो. बेस्ट एग्जांपल हम लोगों के यहाँ जो घड़ी है ना, ये पेंडुलम, बैटरी डाउन है इसलिए नहीं चल रहा है. पेंडुलम भी लगातार हल्का हल्का चल रहा है, बैटरी डाउन है इसलिए हल्का हल्का ही चल रहा है, या बाहर का हवा की वजह से हिल रहा होगा शायद. जो भी है, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. तो पेंडुलम टू एंड फ्रो, तो वही इसमें भी हो रहा है टू एंड फ्रो. तो डिक्शनरी मीनिंग बताया टू एंड फ्रो का कि नहीं? भावना समझ आ गया. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. सो व्हाट इज दिस? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट. पेंडुलम में भी क्या होता है? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट. तो आइए, वाइब्रेशंस किसे कहते हैं? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स. जैसे ही मैंने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, तुम लोग टांग अड़ा दी और बीच में हमको टोक दिए. क्या क्या बोलने के लिए टोके? किस बेसिस पे आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं? तो देखो ए नंबर क्या लिखा है? डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम. और बी नंबर क्या लिखा है? डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन.
अब फिर एक आप बोल्ड हेडिंग में लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लिखा हुआ है ना, वहां लिखो OR और नॉन मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हुआ है ना, वहां लिखो OR और नॉन मैकेनिकल। लिखते जाइए। चला लीजिए। हाँ, तो ए में मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मैकेनिकल वेव जहां लिखा है डैश लगा के क्या लिखोगे? लाइट वेव लिखोगे कि साउंड वेव लिखोगे? मैकेनिकल मतलब जिसको माध्यम चाहिए। ओ अच्छा, सॉरी, साउंड लिखाएगा। यस यस, मैकेनिकल मतलब जिसको माध्यम, तो किसको मीडियम चाहिए? साउंड को। तो मैकेनिकल में डैश लगा के क्या लिखोगे? साउंड वेव लिखो। जिसको मीडियम चाहिए तो साउंड वेव को ही तो चाहिए। और सेकेंड नंबर में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओब्लिक नॉन मैकेनिकल। तो डैश लगा के क्या लिखोगे? लाइट वेव। तो क्लासिफाई हो गया भाई? बोलो हाँ हो गया। पर तुम लोग टांग अड़ा के हमसे क्या पूछे बीच में ही? किस बेसिस पे? तो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम दो प्रकार का है, पहला मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। पहला मैकेनिकल, दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में डैश लगा के कौन सा वाला वेव हुआ? साउंड वेव, मतलब जिसको माध्यम मीडियम चाहिए। और दूसरा नॉन मैकेनिकल, जिसको मीडियम नहीं चाहिए। अब आओ जाओ बी में क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। किस दिशा में डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेट कर रहा है? एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा 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 लंबा, कौन सा वाला? ये। तो लॉन्गिट्यूडनल में डैश लगा के क्या लिखोगे? साउंड वेव लिखो। और ट्रांसवर्स में डैश लगा के क्या लिखोगे? लाइट वेव। ठीक है, अब नीचे आते हैं। एक साइड हेडिंग है, मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? मिला साइड हेडिंग? मैकेनिकल वेव्स ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव। गोल कर लो, मैकेनिकल वेव ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। अब जिगजैग करके अंडरलाइन करो, क्या चीज को बताओ? रिक्वायर अ मीडियम। रिक्वायर अ मीडियम को ऐसे जिगजैग करके अंडरलाइन करो। रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। सहमत हो ना कि हाँ? तब से तो 10 बार बोले। एग्जाम्पल क्या होगा? वाइब्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी ऐसे कांप रहा होता है, इसको प्रूव करने का बेस्ट एग्जाम्पल है, पानी में पहले को पत्ता रख दो, पत्ता रख दो, यहां रखना, और ढेला मारना पानी में, वहां देखना, मारे वहां हो लेकिन यहां का भी पत्ता हिलने लगा। एक तालाब में जाना और पत्ता ऐसा रखना, थोड़ा बड़ा साइज का, जो तुम्हें दिखे कि हाँ दिख रहा है पत्ता, भी स्टिल है, पर ढेला मारो वहां। तो वहां ढेला मारे तो यहां का पत्ता कैसे हिल गया? मतलब वहां से सब जगह वेव्स ट्रैवल होते हुए यहां तक आया। सो कौन सा मीडियम था इसमें? पानी में। ठीक, नेक्स्ट, इस रस्सी को पकड़ो और अपना कान में मिश्रा जी लगाइए, और हम इस रस्सी का एक एंड को एक बॉक्स जैसा करके मुंह पे लगाते हैं। हेलो मिश्रा जी, कैसे हैं? तो तुम सुन पाओगे कान में। तो कौन से माध्यम से ट्रैवल किया? वायर। हम ऐसा बात इस बैच में पहले भी बोले हैं क्या? ओके। फोन का आविष्कार एक दिन में तो नहीं हुआ, टाइम लगा। एनीवेज, कमिंग बैक। तो कौन से माध्यम से ट्रैवल हुआ? मतलब कोई वेव अगर रोप में है, रोप मतलब रस्सी में है, तो मीडियम कौन है? ये रस्सी है ना, रस्सी से चल करना तुम्हारे कानों तक गया। तो दो एग्जांपल दिया, पानी से चल करना डिस्टर्बेंस आया और पत्ता को हिला दिया, कि हवा में उड़कर आया, कि पानी से चलकर आया। तो मीडियम कौन हुआ? पानी। और ये रस्सी था, रोप था, हम मुंह पे लगाए, तुम कान में लगाया, बोले हेलो मिश्रा जी कैसे? तो तुम कौन से माध्यम से सुन रहे हो? रोप, रस्सी के माध्यम से। तो आइए वहां एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल, वाइब्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो पत्ता वाला में कौन हिल कर रहा था? पत्ता को कौन हिला दिया आके? वाटर। कॉमा, वाइब्रेशंस इन अ रोप, रस्सी अगर वाइब्रेट कर रहा है तो डिस्टर्बेंस यहां से वहां तक जाएगा, तभी तो तुम सुन पाए मेरी आवाज को मिश्रा जी। तीसरा, स्ट्रेच रबर बैंड। रबर बैंड को स्ट्रेच करके रखने बोले एक लड़का को, और बीच में से टुन 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 टुन। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? कि यही हो गया हमेशा बचपन में कभी ना कभी। तो कौन सा चीज से ट्रैवल कर रहा है डिस्टर्बेंस? तो रबर बैंड इज द माध्यम। रबर बैंड इज द माध्यम ना। तुम रबर बैंड ऐसे खींच के लड़का को बोलो पकड़ने, और इस तरह से टुन कर दो, तो पूरा रबर बैंड क्यों हिलता है? यस और नो? गिटार का स्ट्रिंग्स को एक जगह टुन
तो क्या चीज से ट्रैवल किया वो स्ट्रिंग से। तो आप समझ गए माध्यम 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 जो हम चिल्ला रहे, बोलने का मेरा मतलब क्या है, पत्ता जो हिला वो किस माध्यम से डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके हिला, वाटर से। मिश्रा जी को जो सुनाई दिया रोप माध्यम से मिश्रा जी सुन पाए ना, और रबर बैंड को ऐसे खींच के छोड़ दो और लड़का को बोलो यहाँ पे टूं, यहाँ तक आता है। गिटार वाला में भी टूं, बैडमिंटन में भी शटल कॉक लगता है तो आवाज करता ही है। ओके, तो स्ट्रेस रबर बैंड, स्ट्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग तो तब से ही है। तो ये सारे में माध्यम कौन है बोलो, कभी पानी है माध्यम, कभी रस्सी है माध्यम, कभी रबर बैंड है माध्यम, और कभी स्प्रिंग है माध्यम। अब एक साइड हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा वाला हुआ, नॉन मैकेनिकल वाला हुआ। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, तो जिगजैग करके अंडरलाइन करो किस चीज को, डू नॉट रिक्वायर को जिगजैग करके अंडरलाइन करो, डू नॉट रिक्वायर को अंडरलाइन करो। A medium for its propagation is electromagnetic wave. Example light wave. Best example क्या है, लाइट को चलकर पृथ्वी तक आने में कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है क्या, कि कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कॉमा एक्सरे, गामा रे। अब तुम लोग तो आम जिंदगी में एक्सरे तो नहीं ना देखते हो, जब हाथ पांव टूटा होगा तभी ना डॉक्टर के यहाँ गए होगे, ऐसे तो एक्सरे रोज नहीं दिखता है। पर लाइट वेव तो रोज दिखता ही है ना। दिखना मतलब आंख से नहीं, भावना समझो। डेली तुम लाइट वेव को समझ रहे हो, देख रहे हो, मिल रहे हो लाइट वेव से, लेकिन एक्सरे से रोज थोड़ी मिलते हो। लेकिन ठीक है, नोट्स में तो एक्सरे भी है, क्योंकि रे है तो भैया चलने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो रे है तो चल लेगा, लाइट भी रे है तो चल लेगा, माध्यम नहीं चाहिए उसको। तो अब आप नहीं, अभी कुछ नहीं, अब आ जाओ नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल वेव। If the particles of a medium move along the direction of motion, जानते हैं इसमें काम की बात किया है, ध्यान से सुनना, पहले सुनना। पार्टिकल, इसको गोल करना है, करो नहीं, करो नहीं, पहले सुनो। पार्टिकल of the medium move along the direction of motion of the wave. डायरेक्शन, ये दो काम की चीज है। किधर जा रहा है डिस्टर्बेंस, ऊपर ही चला गया डिस्टर्बेंस, नीचे से डिस्टर्ब था पर ये डिस्टर्ब्ड अवस्था बीच में आई और फिर डिस्टर्ब्ड अवस्था। और दूसरा मतलब पहला काम की चीज क्या है, पार्टिकल। स्प्रिंग डिस्टर्ब्ड है, स्प्रिंग डिस्टर्ब्ड है, स्प्रिंग डिस्टर्ब्ड है। स्प्रिंग ऊपर नीचे चाचू चाचू कि लेफ्ट राइट चाचू चाचू कर रहा है। तो फिर से बोल रहे हैं, अभी करना नहीं, बस सुनना। इफ द पार्टिकल्स, पहला काम का चीज क्या है, पार्टिकल्स को गोल करो। अब गोल करो अलोंग द डायरेक्शन को, अलोंग द डायरेक्शन को गोल करो, और फिर आगे बढ़ो वेव को गोल करो। तो दो बातें कौन है बोलो, एक पार्टिकल और एक उसी दिशा में जाए जिस दिशा में वेव जा रहा है या डिस्टर्बेंस जा रहा है। तो हमने वहां टाइपिंग में तो वेव लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है, वेव। अब वेव से ऐसे एक तो तीर निकाल के लिखो डिस्टर्बेंस, एक एरो निकालो और लिखो डिस्टर्बेंस। टाइपिंग नोट्स में डिस्टर्बेंस नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, वेव। पर हम तब से आधा घंटे से तो तुम डिस्टर्बेंस शब्द का प्रयोग करके पढ़ा रहे ना तुमको। तो फिर से देखो, तीन बातें वहां गोल हुई है। पहला तो एक पार्टिकल है गोल किया हुआ, दूसरा वेव गोल किया हुआ जिसको हम डिस्टर्बेंस बोल के पढ़ा रहे हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन की नहीं, अलोंग द डायरेक्शन। वेरी गुड। अब आइए ट्रांसवर्स वेव क्या है। इफ द पार्टिकल्स, भैया ये पार्टिकल गोल करो, किए गोल, कुछ बोलना चाहेंगे? अरे ये देखिए, तो गोल किसका करना है, मूव्ड परपेंडिकुलर को गोल करो, मूव परपेंडिकुलर को गोल करो। आगे बढ़ो, वेव को गोल करो, और एरो बना के क्या लिखोगे, वेव से एरो निकालो, क्या लिखोगे, डिस्टर्बेंस। शैल आई रीड द एंटायर सेंटेंस नाउ? If the particles of the medium move perpendicular to the direction of the motion of wave, then the wave is called transverse. अब एकदम क्लियर है ना? तो अभी तुम लोग लॉन्गिट्यूडनल में ये तीन बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 डायग्राम बनाना और लास्ट में ये जरूर शो करना। और फिर नेक्स्ट बॉक्स 3 ठो और बना हुआ है, किसके लिए, ट्रांसवर्स के लिए। 1 2 3, अच्छा 4 को दे दिए हम, तो ये मत बनाओ, अब होगी ना 3 ठो, और ये जरूर बनाना, 90 डिग्री शो करना, आराम से समझ के, हड़बड़ा के नहीं।
हाँ राजकुमार जी, हाँ घर पे ही। ठीक है, हम सामान सारा रख दिए हैं, आप पहुंचिए ना, रख दिए सामान ना, ठीक है। हाँ बोलो, क्या टूटा अब? चलो ड्रॉन, उम्मीद करते हैं आप जो ड्रॉ किया आपको समझ भी आ रहा है। ये D फॉर वॉट, द डिस्टर्बेंस, एंड P फॉर वॉट, द पार्टिकल। लोहा का है, स्टील का है, जिस भी चीज का है वो कैसे चल रहा है, वो भी ऊपर नीचे। पर इसमें लोहा स्टील जो भी है वो तो भैया लेफ्ट राइट चल रहा है ना, पार्टिकल्स लेफ्ट राइट है। तो ये जरूर बनाना लास्ट में, तीन बॉक्स में। थोड़ा फास्ट बनाइए स्टूडेंट्स। अब आ जाओ पेज नंबर 2 में। आ जाएं? Is there anybody who is still drawing? Characteristics of sound wave। मेरे तरफ देखिए और बताइए राधिका, साउंड वेव का कुछ कैरेक्टर। साउंड वेव ऐसा होता है, साउंड वेव वैसा होता है, साउंड वेव ऐसा होता है, वैसा कैसा? पहला तो सर साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है। मतलब साउंड वेव के बारे में तुम बता रहे हो जेंडर को देखते हुए कि बॉय है कि गर्ल है, मतलब भावना समझो। फिर तुम साउंड वेव के बारे में बता रहे हो 60s वाला है कि 70s लाता है कि 80s, नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा वो नहीं, ऐसे नहीं। काव्या, हमको लगा कोई लड़की का नाम है, अच्छा लड़का है काव्या। तो पहले क्या हुआ, काव्या, तो फर्स्ट नेचर क्या बताए कि वो लड़का है कि लड़की। हमको काव्या सुन के तो लगा कि लड़की होगी, पर वो लड़का था। काव्य प्रकाश, सच में हम लोगों के यहाँ है एक लड़का, 10th क्लास में है, सुरेंद्र नाथ का है, काव्य प्रकाश नहीं, यशस्वी तो यशस्वी भवा, लड़का ही है। पर काव्य प्रकाश सुन के ना हम सोचे लड़की है, क्योंकि पास्ट में एक काव्य अग्रवाल नाम की लड़की पढ़ी हुई है हम लोगों के यहाँ। तो काव्य अग्रवाल हमने देख रहा था, हमसे जो लड़की का ही नाम होता है काव्या। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि पहले तुम काव्या सुने तो क्या आंसर दिए, जेंडर वाइज बोले कि लड़का है। आप बोले सेकंड पॉइंट कि हाँ वो 80s लाने वाला है। तो वैसे ही पूछ रहे हैं राधिका, साउंड वेव के बारे में कुछ बोलिए ना। पहला बोलिए जेंडर वाइज, सॉरी जेंडर वाइज नहीं, कैसे चलता है उस वाइज बोलिए। लॉन्गिट्यूडनल चलता है। दूसरा, इसको माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए, उस वाइज बोल दीजिए। मीडियम चाहिए, मैकेनिकल कि नॉन मैकेनिकल? तो दो बातें तो ऐसे ही हो गई। आ जाओ प्रिंटेड नोट्स में। 330 मीटर पर सेकंड, ये तीसरी बात हो गई। बहुत स्लो चलता है, चौथी बात हो गई। चलो आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। पहला कैरेक्टर टिक मारो, क्या है भाई? मैकेनिकल वेव। टिक मारो, मैकेनिकल वेव को अंडरलाइन कर लो। सहमत है कि रीडिंग मारे आगे? मैकेनिकल होता है ना। दूसरा पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल को अंडरलाइन मारो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सहमत हो ना कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल होता है साउंड वेव? रीडिंग क्यों मारे? तब से तो 10 बार रीडिंग मार रहे हैं। चलो अब डिफरेंस बताओ साउंड और लाइट में। पहला, इट इज मैकेनिकल, इट इज नॉन मैकेनिकल, यस और नो? दूसरा, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल, दोज आर ट्रांसवर्स, दिस इज 330 मीटर पर सेकंड एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सभी कुछ क्लियर है। अब आते कंप्रेशन। मेरी तरफ देखो, जो समझे हो उसको समझ के बताओ व्हाट इज कंप्रेशन। इट इज अ जोन ऑफ हाई प्रेशर कि इट्स अ जोन ऑफ लो प्रेशर? Compression is a zone of high pressure. Water rarefaction, it is a zone of low pressure. अब इसको ग्राफ पेपर में, अगर मैंने तो बहुत ज्यादा जगह नहीं दिया है, ये आपको ट्यूशन कॉपी में ही बनाना पड़ेगा, इतना में थोड़ी बन पाएगा। 1 गो 2 गो 3 ही को बनाओ ना, बाकी मिटा दें। रुक जाओ, ये 1 ठो 3 ही ठो बनाओ। तो मिश्रा जी, व्हाट इज कंप्रेशन? जोन ऑफ एंड रेयरफैक्शन। समझ आ जाएगा कि नहीं सर? कॉपी में बनवा लेते 5 ठो, याद रह गया ना एकदम। चलो वो बनाओ बॉक्स में, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के लिए बॉक्स बना हुआ है।
बनाते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। बनाते समय इंसान से मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, उसका ड्राइंग साफ सुथरा ना हो, इसलिए सी लिख दिए तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पे ड्राइंग में हवा को पास पास दिखाना चाहा है, बहुत ज्यादा पास। आर लिख दोगे तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पे हवा को बहुत ज्यादा दूर दूर दिखाना चाहा है। और हम नाम ऊपर लिख रहे हैं, ये कंप्रेशन वाला जोन का नाम ऊपर है, ये देखो रेयरफैक्शन का नाम ऊपर है, कंप्रेशन का नाम ऊपर है, और फिर कंप्रेशन घसक गया। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। चलो बन गया। आइए कंप्रेशन की परिभाषा में, दीज आर रीजन वेयर एयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। सहमत हो? क्राउडेड टुगेदर को गोल करो। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। ये तुमको नहीं समझ आया, अभी समझाएंगे थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ रीजन वेयर द डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। ये तो सहमत हो? हाई शब्द को गोल करो, डेंसिटी शब्द को गोल करो, प्रेशर शब्द को गोल करो। तो कंप्रेशन के बारे में मेन चीज एकदम दूर से फोकस मार रहा है, वो क्या क्या चीज है राधिका बताइए। बोलो क्राउडेड टुगेदर। क्राउडेड टुगेदर, अरे क्राउडेड टुगेदर को हिंदी में क्या समझाएं? क्राउडेड टुगेदर मतलब एकदम भीड़ बना के, चिपका है, एकदम भीड़ बना के है। और काम की बात दूर से क्या दिख रही है? डेंसिटी हाई। डेंस है, डेंस की डेंस नहीं है, डेंस है ना, डेंस। तो डेंसिटी हाई है, और क्या हाई है? प्रेशर है। अब आइए कंप्रेशन। दीज आर रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर फार अवे। फार अवे को गोल करो। वहां पे था क्राउडेड और यहाँ पे है फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। ये हम नहीं पढ़ाएंगे। दिस इज द रीजन वेयर द डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज लो। लो शब्द को गोल करो, और क्या चीज को गोल करो? डेंसिटी शब्द को गोल करो, प्रेशर शब्द को गोल करो। अब देखो, हम लोग जब किसी भी बच्चे, अब ये सब ड्राइंग मिटा रहे हैं, अब तो तुम बच्चे का परफॉर्मेंस की बात आती है तो हम लोग उसका रिपोर्ट कार्ड बना के देते हैं ना, लिखते हैं साफ साफ, इंग्लिश में इतना आया है, हिंदी में इतना आया है, साइंस में इतना आया है, मैथ्स में इतना आया है, एसएसटी में इतना आया है, इस तरह से लिखते हैं। अगर अब इसी डेटा को वेरियस वेज में दिखाना पड़े, जैसे छोटे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है, तो कुछ ऐसा होता है। सबसे ऊंचा कौन सा गया? 40 नीचा है, हिंदी थोड़ा ऊंचा 50, और तीसरा वाला और ऊंचा गया, और फिर उसके बाद वाला और ऊंचा गया, और इससे थोड़ा, सॉरी इससे भी थोड़ा नीचे ही है। तो क्या किया है मैंने? बोलो ऑन अ ग्राफ पेपर यू हैव रिप्रेजेंटेड द सेम थिंग सर, हाँ या ना? अब क्रिकेट मैचेस में
जो स्कोर बनता है सारे प्लेयर्स का ऐसा भी होता है, इंडिया कैसे बन रहा है ऐसे, इस तरह से भी तो दिखाया जाता है। तो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ऐसा दिखा दी। अब सुनो क्या हुआ, 20, 40, 60, 80, 100। तो बोलो पहला सब्जेक्ट में बच्चा को यहाँ, दूसरा सब्जेक्ट में बच्चा को कितना आया है, समवेयर हियर, तीसरा में समवेयर हियर, चौथा में 100 के थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, ठीक, अब सही है। तीसरा में उसको आया था 90 और चौथा में और ऊंचा गया और पांचवा में डाउन। हमको वही डेटा को अब कैसे बताए, लाइन ग्राफ के थ्रू। अब समझ आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मेन डेटा को कोई बार ग्राफ के थ्रू बताता है, कोई लाइन ग्राफ के थ्रू बताता है। तो हम कुछ समझा रहे कि नहीं, भावना समझ आ रहा है अपने आप। डेटा यही है पर उसी डेटा को कोई बार ग्राफ के थ्रू बता रहा है, कोई वही डेटा को लाइन ग्राफ के थ्रू बता रहा है। तो आपको हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो नहीं बोले थे अंडर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, जो हम बोले पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। तो आप चलो पढ़ाते हैं। ये जो ग्राफ है, सॉरी साउंड वेव है, या ये वाला, उसको अगर हम ग्राफ पेपर पे दिखाएं तो यू नो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। वेव्स हमेशा इस तरह से शो किया जाता है। इसको देखते के साथ आप समझ गए कि ये तो साउंड का वेव है। नहीं नहीं नहीं, ये तो लाइट वेव है, ऊपर नीचे जाता है। पर साउंड वेव को ग्राफ पेपर में दर्शाने के लिए कोई अलग मेथड नहीं है, उसी तरह से दिखाना है। बस यहां लिख देना है क्या, कंप्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज हाईएस्ट, हाई पे कंप्रेशन, और एवरीथिंग इज लो पे, दिस इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि साउंड वेव को दिखाने के लिए कोई अलग तरह का ग्राफ बनता है कि तो देख के लग रहा है लाइट का बना रहे हैं सर आप। बोलो भाई, ये तो लाइट वेव का बना रहे हैं ना। हाँ, तो बनाने का कोई और तरीका नहीं है, बनाना ऐसे ही है, पर वहां मेंशन करना है कि जो पीक पे है, पीक मतलब समझते हो, द टॉप मोस्ट पे, या क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। जो क्रेस्ट पे है, टॉप पे है, पीक पे है। सर इंग्लिश बहुत झाड़ रहे हैं आप। ये इंग्लिश के शब्द नहीं है, ये साइंस के शब्द है सारे। साइंस का शब्द है क्रेस्ट, पीक, टॉप मोस्ट पे कौन सा जोन को दिखाएंगे, बट द बॉटम रेयरफैक्शन को दिखाएंगे। बॉटम को कहते हैं ट्रफ। बॉटम को क्या कहते हैं? ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है दिव्यानी बताइए। क्रेस्ट एंड ट्रफ, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, वो ट्रफ है। ओके तन्मय हेहल तुम बताओ, क्रेस्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेयर फ्रैक्शन की कंप्रेशन। ओके, सी फॉर क्रेस्ट, सी फॉर कंप्रेशन, ऐसे याद है ना। ओके, एंड द ट्रफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेयर फ्रैक्शन। फिर से बोलें, क्रेस्ट किसे दर्शाता है? कंप्रेशन वाले जोन को, मतलब हाई डेंसिटी हाई प्रेशर वाले जोन को टॉप मोस्ट से दिखाओ। एंड ट्रफ किसे दर्शाता है? अच्छा, ऐसे 3-4 को क्या बना रहे हैं? क्योंकि कभी कंप्रेशन आया होगा, फिर अगली बार क्या आ गया होगा, फिर क्या हो गया होगा, फिर क्या हो गया होगा, फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या, ऐसे ही ना कर करके ग्राफ बढ़ता है। तो कृपया इसको आप कहां बनाएंगे बताइए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव में बनाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव में बनाएंगे। कंप्रेशन ब्रैकेट क्रेस्ट एंड रेयरफैक्शन, फैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है, फैक्शन है ना, रेयरफैक्शन और ब्रैकेट में ट्रफ। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया। फर्स्ट पार्ट हम आपको क्या ज्यादा पढ़ाते रह गए? वेव पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मोड़ा साउंड का दर्शन करवा दिए, नहीं क्या? वेव पढ़ाते पढ़ाते ही थोड़ा मोड़ा लाइट का दर्शन करा दिए। एक्चुअली में साउंड नहीं पढ़ा रहे थे आप
अब वे पढ़ा रहे थे। वेव ही का पार्ट है कंप्रेशन, वेव ही का पार्ट है रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या है बोलो? वही एयर कॉलम जहां पे बहुत हाई डेंसिटी है। रेयरफैक्शन कहाँ है? जहां पे एयर कॉलम का लो डेंसिटी है। वे पढ़ाते समय ही पढ़ा रहे थे जहां पे दोनों एक ही दिशा में जाए, द डिस्टर्बेंस भी ऊपर जा रहा है और द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी ऊपर ही जा रहा था। ये कौन सा वाला वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। कैसे कर रहे हो? लगती है ना मिश्रा जी, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है। आपसे बहुत उम्मीद है मिश्रा जी, ठीक है। तो जहां पे डिस्टर्बेंस भी ऊपर जा रहा है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी ऊपर जा रहा है, तो वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल। जहां पे डिस्टर्बेंस ऊपर जा रहा है पर पार्टिकल्स लेफ्ट राइट जा रहा है, ट्रांसवर्स है। तो हम आपको तो वेव ही पढ़ा रहे थे भाई इतना देर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में वेव था। ट्यूशन कॉपी का रोमन नंबर 1 में आप वेव लिख लीजिएगा। अब रोमन 2 में आइए, साउंड अब शुरू हो रहा है। अब साउंड शुरू हो रहा है और कुछ खास नोट नहीं किया आपने, क्योंकि सब चीज तो आज आपने प्रिंटेड नोट्स में ही कर लिया। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में वेव और सेकेंड पार्ट में अब साउंड शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनना। कोई अगर जोर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जोर से, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ड्रॉ मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, भावना समझो। और कोई अगर धीमा बोल रहा है, धीमा, कैसा बोल रहा है? धीमा बोल रहा है, धीमा बोल रहा है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? हम कुछ पढ़ा नहीं रहे पर भावना समझ गए। तुम दिमाग नहीं, आंख का प्रयोग करो। अच्छा, लांबा लांबा बनेगा। कैसा बनेगा? लांबा लांबा। तो ये ग्राफ किसका है? जोर से बोल रहा है। और कोई अगर धीमा बोल रहा है तो छोटा छोटा बनेगा। ठीक। अब तुम एग्जाम में या स्कूल टीचर को तो ऐसे नहीं ना बोलोगे कि लांबा लांबा बना तो जोर से। वहां तो कुछ शब्दों का प्रयोग करना है, तो वहां वहां पे कौन से शब्द का प्रयोग करना है ये सुनो। लांबा लांबा छोटा छोटा ऐसे तो बोलेगे नहीं। वहां पे ये शब्द का प्रयोग करना है कि मैम, मैंने जो पहला वाला बनाया है ना, उसमें एम्पलीट्यूड कैसा है? हाई है। और मैंने जो नेक्स्ट वाला बनाया है ना मैम, उसमें एम्पलीट्यूड कैसा है? लो है। लिखिएगा नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का। इंसान पहले किसी भी चीज का फोटो को दिमाग में बैठाता है, उसके बाद इंग्लिश के शब्द उसके साथ कनेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। जब तुम बचपन में रो रहे थे, मम्मी आपको चुप करा रही थी, बोली देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा, तो तुम डेफिनेशन समझे थे क्या बत्ती का? कि तुम बस पहचान गए थे, हाँ ये बत्ती है, ये पंखा है। फिर तुम डॉक्टर खाना गए सुई लगवाने, वहां भी रोए। फिर मम्मी वहां भी तुमको चुप कराने की बोली, ओ चुप हो जा, चुप हो जा, देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा। तुम कंपेयर किया, अच्छा हाँ ये बत्ती है, घर पे भी इसी टाइप का कुछ था तो उसको बत्ती बोला गया था, घर पे भी इस टाइप का कुछ गोल गोल घूम रहा था तो पंखा बोला गया था। तो अभी तुमको रटवा रहे कि अभी पहचानो, दिमाग नहीं, आंख का प्रयोग करो। लांबा लांबा है अगर तो जोर से बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? जोर से। और छोटा छोटा है तो धीरे बोल रहा है। अब स्कूल में तुम लांबा और छोटा तो नहीं बोलोगे, तो बोलना है कि मैम आई हैव ड्रॉन अ वेव इन विच एम्पलीट्यूड इज लो। अब सुनना ध्यान से, हमने कितना ठो वेव बना। जिसको पानी चाहिए उतना जाके ले लिया करो, प्लीज बोलने दो। मैंने कितना ठो वेव बनाया, गिनना। एक। अब हुआ एक, क्योंकि शुरू हुआ, टॉप पे गया, बॉटम पे आया, वापस एक्सिस पे मिल गया। अभी एक कंप्लीट हुआ है। फिर से बोल रहे हैं ओ से ए से बी, ये एक नहीं है। ओ से ए से बी आधा है, क्योंकि टॉप पे जाके नीचे आ गया है। अब बॉटम में भी जाना होगा। अब ये एक वेव हुआ, एक वेव अब हुआ, और ये फिर उसी तरह से दूसरा वेव। इसमें भी दो ही वेव्स बनाया है, और इसमें भी मैंने ओ से ए और ए से बी, ये एक नहीं है। बी से सी और सी से डी, और उसी तरह से यहाँ पे दो वेव उसमें भी, दो वेव इसमें भी। ध्यान से सुनिए, दोनों फोटोज में दिमाग ने आंख का प्रयोग करो, नंबर ऑफ वेव सेम है।
दोनों फोटो में साइज ऑफ वेव अलग है। हिंदी में तुम यही सोच रहे हो, स्कूल में हिंदी मत बोल देना साइज लांबा, स्कूल में एम्पलीट्यूड बोलना। नंबर ऑफ वेव्स, दो नंबर ऑफ वेव्स, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे। साउंड शुरू हो गया, अब इतनी देर वेव चल रहा था, अब साउंड चल रहा है। नंबर ऑफ वेव दो ठो, नंबर ऑफ वेव दोनों में नंबर ऑफ वेव्स इज 2 इम्प्लाई फ्रीक्वेंसी इज सेम। सर आप ना बहुत किचाइन कर देते, पहले हिंदी बोलते फिर बहुत हैवी वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अरे नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी, पर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। हम कोशिश करते हैं पहले हिंदी में देहाती में एकदम समझाएं। तुमको देहाती में ये हिंदी में समझ में आ गया कि हाँ दोनों वेव एक जैसा है। किस सेंस में एक जैसा है? उसमें भी दो ही ठो बना, इसमें भी दो ही ठो बना, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकंड। सर आप बहुत किचाइन करते, पहले सिंपल भाषा बोलते फिर अचानक से हेवी वर्ड्स यूज करते हैं। अरे ठीक है ना, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकंड को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वेव्स दो है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों का, पर दोनों का क्या चीज अलग है? साइज अलग है। देहाती भाषा में साइज और साइंस की भाषा में एम्पलीट्यूड। तो अब सुनिए दोनों को हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। ये जो फोटो था ये था जोर से बोला, किसका था? जोर से बोला। और ये फोटो था धीमा बोला, धीमा बोला, ठीक है। अब सुनो अमिताभ बच्चन का जो वॉइस है, हाँ तो चलिए देवी और सजनों हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। बेस, साउंड का बेस ज्यादा है ना। ढोलक जो बजता है ढब ढब ढब, या स्कूल में जो ड्रम बजता है ढब ढब ढब, उसमें भी बेस ज्यादा है। बोलते ना अभी बड़ा 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 बास, बड़ा 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 बास ट्रेबल है ना, बेबी को बेस पसंद है, ठीक। तो बास बढ़ा या बेस बढ़ा? स्पेलिंग इज BASS, स्पेलिंग इज BA। तो हम लोग गलती से बास बोल देते हैं, वो बास नहीं वो बेस है। एनीवेज ढोलक में क्या ज्यादा होता है? बेस, क्योंकि वो ढब 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 ढब। अमिताभ बच्चन का हाँ तो देवी और सज्जनों चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, क्या ज्यादा है? बेस ज्यादा है। लेकिन चिड़िया का आवाज है ची ची ची, स्कूल में वो बजता है क्या बोलते हैं? छन छन छन। मार्च पास्ट के समय नहीं, वो हैंडल जैसा पकड़ के नहीं, वो हम चीयर लीडर्स वाला नहीं बात कर रहे हैं। वो मार्च पास्ट के समय नहीं बजता है छन 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 छन। टाइम पास नहीं हो रहा है, काम की बात सुनिए। अमिताभ बच्चन का आवाज का क्या ज्यादा है? बेस ज्यादा है। ड्रम का क्या ज्यादा है? बेस ज्यादा है या बेस ज्यादा है? क्योंकि ढब 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 है। लेकिन चिड़िया का ची ची ची, चिड़िया वाला आवाज इज सिमिलर टू छन छन छन। छोड़ो हमको बोलना नहीं आ रहा, घुंघरू बोल देते हैं छन छन। अरे तो आपका जोर बज रहा है, सॉरी, ये तो बेस के साथ घुंघरू बज गया, सॉरी। हाँ चाबी वाला। इसका क्या ज्यादा है? नहीं, ट्रेबल ज्यादा है ना। साउंड बॉक्स नहीं कभी गाना बजाए हो घर पे भाई। बेस बढ़ा ट्रेबल बढ़ा, बेस बढ़ा मतलब ढप ढपपन ज्यादा सुनाई देगा। तुम लोग घर पे टीवी है? पिक्चर सेटिंग चेंज की हो, कलर बढ़ाओ, कंट्रास्ट बढ़ाओ, ब्राइटनेस बढ़ाओ। वैसे साउंड सेटिंग जाके चेंज करना ना, उसमें बेस भी होता है ट्रेबल भी होता है। तो बताइए चिड़िया का आवाज में क्या ज्यादा है? ट्रेबल ज्यादा है, छन छन ज्यादा है। घुंघरू में भी छन छन ज्यादा है। मतलब शाहरुख खान का आवाज कौन सा वाला है? बास वाला कि ट्रेबल वाला? शाहरुख खान की कभी कोई मूवी नहीं देखी हो? एक भी मूवी में ऐसे बोला क्या हाँ तो चलिए ऐसा खेलते हैं? ऐसा तो नहीं है। उसका ट्रेबल ज्यादा है, ठीक, उसका ट्रेबल ज्यादा है, बकरी जैसा, ठीक ही बोला, ट्रेबल ज्यादा है बकरी जैसा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? दो आवाज बनाकर दिखाएंगे, पर दोनों आवाजों का
लाउडनेस ज्यादा बेसी नहीं होगा, दोनों एक ही आवाज का होगा। अगर हम इतना जोर बोल रहे हैं तो शाहरुख खान भी इतना ही जोर से बोलेगा और अमिताभ बच्चन भी इतना ही जोर से बोलेगा और ढोलक का आवाज भी इतना ही जोर से निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ढोलक बहुत जोर से बज रहा, ऐसा नहीं होगा। मतलब हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं, कंफर्म हो गया कि सारे ग्राफ के मेरे क्या सेम होने वाले हैं, ऊंचाई। सारे ग्राफ के मेरे क्या सेम होने वाले हैं? हाँ, सारे ग्राफ के तो, दोनों ग्राफ का तो ऊंचाई सेम ही है। पर जानते हैं ये ग्राफ कौन सा है? समझ गए बात? लो बेस है, लो पिच है, अगर पिच लो है अगर, तो तीखापन नहीं है, ची ची ची, वो नहीं है। लो पिच मतलब साउंड इज फ्लैट, लो पिच मतलब साउंड इज, हाई पिच मतलब साउंड इज श्रिल। चिड़िया एकदम ची 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 करती है, श्रिल आवाज है। घुंघरू का आवाज श्रिल है। गिटार में भी छन छन वाला आवाज आता है कि ढप ढप वाला आता है? गिटार में भी हाई पिच होता है। ढोलक में लो पिच, तबला में बेंच ठोकोगे नहीं, बस सुनोगे। अगर ठोका जाए तो ढप ढप आता है कि छन छन आता है? ढप ढप, लो पिच है। अगर वुडन प्लैंक पे तुम गिर जाओगे तो छन छना के आवाज आएगा कि धबधबा के आवाज आएगा? लो पिच वाला आवाज है। लेकिन अगर कांच का ट्रे लेकर जा रहे हो, वो कहीं गिर गया तो धबधबा के कि छन छना के? उम्मीद करते हैं आपको समझ आता है श्रिल का अर्थ क्या है, जो कानों को पिंच करे। छन से शीशा टूटेगा तो छन से आवाज करेगा, लेकिन वुडन प्लैंक पे तुम गिरोगे तो भट भट ढप ढप टाइप का आवाज करेगा, फ्लैट साउंड। प्लीज बस सुनिए, दोनों फोटो में जोर से कोई बोल रहा है कि दोनों सेम जोर लगा के बोल रहा है। मैंने फोटो ऊंचा ऊंचा बनाया कि लंबा लंबा नहीं बनाया, सेम बनाया। पर ये वाले फोटो में पिच कम है, वो फोटो में पिच शब्द का प्रयोग ना करके फ्रीक्वेंसी शब्द का प्रयोग करके कोई डेटा बोलिए दोनों के बारे में। फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते थे? नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड को। इसका फ्रीक्वेंसी कम, इसका फ्रीक्वेंसी। तुम सोच कर देखो ना, हम क्या बोले कि पिच शब्द का प्रयोग मत करो, फ्रीक्वेंसी शब्द का प्रयोग करके बताओ दोनों साउंड कैसा है। ये कम फ्रीक्वेंसी वाला, अगेन यू आर एग्जॉस्टेड। अब तो 2 घंटे वाली आदत हो गई है ना। ये वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी क्यों कम है? नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकेंड। आयुष अग्रवाल तुम बताओ, दोनों तस्वीरों में क्या मैंने ये दर्शाया है कि ये ऊंचा बन रहा है कि नहीं? सेम ऊंचाई का है, लेकिन दोनों में अंतर क्या दिखा रहा हूं मैं? पिच शब्द का प्रयोग मत करो। तुम कैसे समझे फ्रीक्वेंसी इसका कम है, इसका ज्यादा है? नंबर ऑफ वेव्स नहीं इसमें एकदम कच 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 करके भर दिए हैं, ठीक? अब बोर्ड पे मत देखो, मेरी तरफ देखो। अगर कोई फोटो मिला तुमको जो कि एकदम बहुत लंबा लंबा बन रहा है, तो वो कौन सा फोटो है? लाउड आवाज का फोटो है। क्या चीज का आवाज का फोटो है? तुमको कोई फोटो ऐसा दिखा जिसमें बहुत सारा वेव्स है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा वेव्स है, बहुत सारा वेव्स है, बहुत सारा वेव्स है? बोलो हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला है मतलब उसका पिच ज्यादा है, मतलब वो श्रिल है। एक ही बात को 3 शब्दों का प्रयोग करके बोला मैंने। अगर कोई तुम्हें फोटो मिला जिसमें बहुत सारा 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 वेव्स है, तो उसका क्या ज्यादा है? हाई पिच है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, श्रिल आवाज है। और श्रिल का अर्थ पता है ना? कांच गिरेगा अगर तो छन से आवाज करेगा, तुम वुडन प्लैंक पे गिरोगे तो ढब से आवाज करोगे। तो मैं बात कर रहा हूं छन छन वाले की। इज दैट ओके? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिश्रा जी हमको अमिताभ बच्चन का आवाज दिखलाना है, पर आज अमिताभ बच्चन जो है बहुत धीमी आवाज में बोल रहा है। बताइए फोटो कौन सा है? ये 4 गो है, कोई तो होगा। बोलो धीमा बोलेगा तो ये होगा। और क्योंकि अमिताभ बच्चन अगर बोल रहा है तो उसका आवाज में बेस तो ज्यादा होगा ही, मतलब श्रिलनेस तो नहीं होगा। तो आप कम ऊंचा वाला बनाइए, पर ज्यादा कचर कचर मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा कचर कचर कीजिएगा तो वो हाई पिच हो जाएगा, तो शाहरुख खान का आवाज हो जाएगा। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहरुख खान बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एकदम शाहरुख खान एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं शाहरुख खान।
तो बोलो बोलो सर, बोलो ऊंचा ऊंचा तो करिए और कचकच भी कर दीजिए। नॉट गेटिंग। ऊंचा ऊंचा क्यों कीजिए? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और कचकच करके क्यों बना दीजिए पूरा? क्योंकि कचकच करके बनाइएगा तभी तो हाई पिच वाला होगा, श्रील आवाज है। क्लियर है? जो समझ गया ना वो एक बार में बच्चा समझ गया। टाइमिंग मेरे साथ साथ एकदम टाइमिंग मैच करके फट से पूछा, फट से जवाब दे दिया। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो बोलो ऊंचा ऊंचा बनाइए। क्योंकि चिल्ला चिल्ला के शाहरुख खान बोल रहे हैं तो बोलो कचकच वाला फोटो बनेगा। यस और नो? ओके। नेक्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन जोर जोर से चिल्ला रहा है अगर, तो फोटो कैसा बनेगा? बोलो क्योंकि अमिताभ बच्चन है तो कचकच वाला फोटो मत बनाइए। ज्यादा नहीं, बस 2 ठो बनाइए। अगर बहुत ज्यादा ऐसे कचकच कर दीजिएगा ना तो शाहरुख खान वाला हो जाएगा। और जोर जोर से भी बोल रहा है शाहरुख खान बोल रहा है कचकच वाला, मतलब पिच ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। तो आप मत करिए, अमिताभ है ना सर तो कचकच मत कीजिए। सॉरी, मिटा रहा हूं, माफी चाहूंगा। शाहरुख खान नहीं है, ये अमिताभ बच्चन नहीं है, तो ज्यादा कचकच मत कीजिए। बस इतना काफी है सर। 1 और ये 2, ठीक है, 2 हो गया। और जोर जोर से बोल रहा है क्या? तो हाँ, ऊंचा ऊंचा बनाइए। और अगर धीमा धीमा बोल रहा होता तो 1 ठो और ये 1 ठो, 2 ठो, 2 ही ठो बना है, मतलब कचकच नहीं हुआ। कचकच नहीं हुआ तो ये अमिताभ का आवाज है। लेकिन अगर 2 की जगह 20 ठो बना देते तो कचकच है। कचकच है मतलब शाहरुख खान है। ऊंचा ऊंचा नहीं बनाए हैं, कचकच तो किए पर ऊंचा ऊंचा नहीं बनाए। तो बोलो शाहरुख खान अपना नॉर्मल आवाज में बोल रहा है। शाहरुख खान अपना नॉर्मल आवाज में बोल रहा है। इतना भाषण देते देते हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए पता है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज पिच, ये सब कुछ पढ़ा दिए हम। ठीक, अब ये समझ चुके हैं आप? रुको ना भाई, घर ही ना जाना है तुमको। नहीं, अब ना कुछ बातें लिख लेनी चाहिए। पहला नंबर लिखो तो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड। साउंड में पहला, अभी फोटो नहीं बनाइएगा, साउंड में पहला लिखो तो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑल्दो आप सबका मतलब समझने लगे हैं, पर लिख लीजिए। फॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना तो वेव बना है पर सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा जानते हैं क्या हुआ है? ये वाला ना 1 ठो वेव बनने में 10 सेकंड लग गया। अभिराज बोलेगा क्या मजाक है, 10 सेकंड लगेगा? सर 10 सेकंड बहुत होता है, लेकिन मान लो 10 सेकंड लग गया। और ये वाला वेव बनने में बस 1 सेकंड लगा, तो इस वेव की टाइम पीरियड है 10 सेकंड और इस वेव की टाइम पीरियड है 1 सेकंड। ध्यान से सुनना, कितना टाइम लग गया। हम बोले 10 सेकंड लग गया, बस 1 वेव बना है। भाई सर हो ही नहीं सकता, 10 सेकंड बहुत होता है सर। हाँ 10 सेकंड बहुत होता है सर। तो हम बोले बस भावना समझो ना, 10 सेकंड लग गया एक वेव बनने में और ये वेव 1 सेकंड में ही बन गया, तो कौन से वेव की टाइम पीरियड ज्यादा है? 10 सेकंड वाले की। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 वेव। हैव आई ड्रॉन 1 वेव कि नो यू हैव ड्रॉन 2 वेव्स? 1 वेव। कौन बोला? तुम मारो चट से। ये नहीं बोले थे ऊपर गया नीचे आया तो नहीं, फिर नीचे गया यहां आया तब ना 1 होगा। सिर्फ O से A जाके B पे आया, इट्स नॉट 1। फिर B से नीचे भी जाएगा C पे, फिर यहां जमीन पे वापस आके एक्सिस से मिलेगा तो 1 वेव होगा। तो सेकेंड पॉइंट में लिखिए टाइम पीरियड इज द टाइम। टाइम पीरियड इज द टाइम लिखिए। सेकेंड पॉइंट क्या लिख रहे हो? टाइम पीरियड इज द टाइम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रीशा। टाइम पीरियड इज द टाइम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 वेव। अब मेरी तरफ देखो इधर, एक सिंघाड़ा का दाम कितना?
अरे सिर्फ सुनो ना रे भाई। अच्छा चलो 10 रुपया ठीक है, नहीं 10 रुपया लाभ, बनारसी के खाते हैं हम लोग। एक सिंघाड़ा का दाम कितना? तो 1 रुपया में कितना सिंघाड़ा मिलेगा? 1/10। नहीं बुझाया भाई, मैथ्स भी हमें से पढ़े हो ना। एक सिंघाड़ा का दाम कितना? 8 रुपया। तो 1 रुपया में कितना सिंघाड़ा मिलेगा? 1/8। 8 टुकड़े कर देगा ना, क्योंकि 8 रुपया में 1 सिंघाड़ा दे रहा है अगर, तो 1 रुपया में 1/8 सिंघाड़ा देगा। बस सुनो, समझना नहीं है, बस सुनो। एक सिंघाड़ा का दाम 12 रुपया, तो 1 रुपया में सिंघाड़ा कितना देगा? क्योंकि 12 रुपया लेता है तो 1 सिंघाड़ा देता है, तो 1 रुपया में तो 12 भाग कर देगा ना उसका। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? अब ध्यान से मेरी तरफ बस देखते रहो, बस भावना समझो। टाइम पीरियड का मतलब था कितना टाइम लगा एक ठो वेव बनने में, एक ठो वेव बनने में, 2 ठो नहीं, 1 ठो वेव बनने में कितना टाइम लगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि 1 ठो सेकंड में कितना वेव बन रहा है। देखिए वही लिखा था, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकंड। देखो वही लिखा हुआ था, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकंड, हाँ या ना? तो बस मेरे को देखते रहो, इसमें वही वाली भावना नहीं छिपी हुई है कि एक सिंघाड़ा का दाम 10 रुपया, तो 1 रुपया में सिंघाड़ा कितना मिलता है? 1/10। एक सिंघाड़ा का दाम 8 रुपया, तो 1 रुपया में सिंघाड़ा कितना मिलेगा? 1/8। डोंट यू सी कि वही भावना छिपी हुई है? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ठो वेव बनने में टाइम कितना लगा, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक ठो सेकंड में वेव कितना बना। कुछ समझ रहे हो भाई? सिंघाड़ा रुपया 10, तो 1 रुपया, तो सिंघाड़ा 1/10। मतलब तुमको अब 3 नंबर में क्या लिखना है पता है? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। नहीं समझ पा रहे हैं? एक ठो वेव बनने में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में कितना वेव बना? 1/10। तो डोंट यू फील कि टाइम पीरियड इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी? उम्मीद करते हैं आपको सिंघाड़ा वाला कॉन्सेप्ट को ही पकड़ना यहां समझ पा रहे हो कि हाँ सर, एक तो सिंघाड़ा का दाम 10 रुपया, तो 1 रुपया में सिंघाड़ा कितना? 1/10। उसी को ना 10 भाग करके दे देगा। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ठो वेव बनने में कितना टाइम लगा, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितना। तो दोनों तो विपरीत है। सो कैन यू अंडरस्टैंड द थर्ड वन ऑल्सो? अब आ जाइए फोर्थ वन, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इंग्लिश में बोलिए, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, द मैक्सिमम हाइट रीच भी बोल सकते हैं, पर यहां थोड़ा फिजिक्स के शब्द प्रयोग कीजिए। द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन आइदर साइड। सबसे ऊपर कितना गया, सबसे नीचे कितना गया, सबसे ऊपर कितना गया, सबसे नीचे कितना गया, सबसे ऊपर कितना गया, सबसे नीचे। तो लिखो द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन आइदर साइड। एम्पलीट्यूड का मतलब द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन आइदर साइड। On either side, the maximum disturbance on either side. फोटो बनाना चाहेंगे क्या एम्पलीट्यूड का? कितना ऊपर कितना नीचे, ये तो अभी हम नोट्स पढ़ेंगे तो बनवाएंगे ही। अभी जब लिख रहे हो तो याद रखने लायक है ना, कि नहीं? ये भूल ही जाएंगे एकदम। 5वां, कितना तो वेव बनाए पहले ये बताओ। ये बना के लिख लो बस। कैन यू अंडरस्टैंड? यहां लिख दे फर्स्ट, और यहां पे लिख दो सेकंड। कुछ इंग्लिश में बोले कि नहीं, भावना समझ गए आप क्या दिखलाना चाह रहे, समझ गए। 4 गो वेव नहीं बनाए, कितना तो बनाए? 2 ही तो बनाए। इस फिगर को देखो और बताओ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? कंप्रेशंस के बीच की दूरी दिखाना चाह रहे हैं या फिर रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी? हम फिर से पूछ रहे हैं, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? कंप्रेशन के बीच की दूरी या रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी? अब थोड़ा हेवी इंग्लिश, थोड़ा झाड़ते हैं इंग्लिश। कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच की दूरी। कंसेक्यूटिव नहीं समझते हैं? अभी तुम लोग का ट्यूशन कंसेक्यूटिव 2 डेज हुआ। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार। ये वाला
और एक दो तो छोड़ के कि नहीं, इसके जस्ट बाद वाला ही क्रेस्ट, तो जस्ट बाद वाला ही क्रेस्ट, ट्रफ तो जस्ट बाद वाला ही ट्रफ। इसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसे कहते हैं वेवलेंथ। इंग्लिश में बोल पाइएगा मिश्रा जी, व्हाट इज वेवलेंथ? द लेंथ बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और द कंसेक्यूटिव ट्रफ। कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और द कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो तुम लोग जब इतना मेहनत कर ही रहे हो तो 4 नंबर में एक काम छोड़ा सा और कर ही लो। कौन सा काम कर लो बताओ? इसे, ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। जगह है बनाने का वहां पे? 4 नंबर में कहीं जगह नहीं है। 4 के बगल में छोटा सा बना लो ना। 5 के साथ ही बना लो। एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड शो कर रहे हैं। तो अब आपको परिभाषा बाद में दिमाग में आएगा, पहले फोटो आ जाएगा ना। कोई इंसान बोलेगा हाई एम्पलीट्यूड का फोटो बनाओ, तो तुम क्या करोगे? लंबा लंबा बनाओगे। कोई बोलेगा हाई फ्रीक्वेंसी का फोटो बनाओ, तो लंबा लंबा की कच कच करके बहुत सारा बनाएंगे। कोई बोलेगा हाई वेवलेंथ वाला फोटो बनाओ, तो ये फोटो बनाओगे कि इधर देखो। कैन यू अंडरस्टैंड द भावना? नॉट गेटिंग द भावना? कोई बोला कि हाई वेवलेंथ वाला फोटो बनाओ, तो वेवलेंथ मतलब क्या? दूरी ज्यादा कर दो। फिर से 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई बोला हाई एम्पलीट्यूड वाला फोटो बनाओ, तो तुम लंबा लंबा बनाना। कोई बोलेगा हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटो बनाओ, तो कच 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 कर देना, और उसका मतलब तो लिखवा ही दिया, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म पर सेकेंड। और कोई अगर बोलेगा हाई वेवलेंथ वाला फोटो बनाओ, तो क्या करना? दूरी वाला। तो यहाँ पे परिभाषा लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन, इस पे 6 नंबर में बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन, 6 नंबर में ही तो बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। प्रिंटेड नोट्स में आ जाओ स्टूडेंट्स, प्रिंटेड नोट्स में आ जाओ। वेवलेंथ सभी बच्चा को समझ आ गया है? क्या है वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेफैक्शंस और 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ये सिंबल कोई पूछा नहीं है आप लोग पहली बार? इसको लैम्डा बोलते हैं। ए नहीं है, लैम्डा है। ये क्या है? लैम्डा। प्रिंटेड नोट्स में आइए, वहां लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, LAMBDA। प्लीज चश्मा वाले सुनो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। हमने वहां पे आपको LAMBDA लिखकर ब्रैकेट छोड़ रखा है, ब्रैकेट में सिंबल बनाने के लिए छोड़ रखा है। बनाइए बनाइए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। मीटर को गोल करो। फ्रीक्वेंसी क्या है सबको पता है? आइए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। क्या है? न्यू। न्यू। कुछ स्कूलों में ऐसे पढ़ाया जाएगा और कुछ स्कूलों में एक और सिंबल है। ठीक है, एक ही लिखो, हमको एक और याद नहीं आ रहा है, बट एक और सिंबल है
एन को थोड़ा स्टाइल में लिख दिए, न्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। SI यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक से दिख रहा है साफ साफ, HERTZ, हर्ट्ज, HERTZ। ब्रैकेट में क्या लिखाएगा मिश्रा जी? HZ। कहीं देखे होंगे आप लोग इतना हर्ट्ज वाले साउंड का कुछ भी होता है, पटाखे वटाखे के समय भी तो सुनते हैं, है ना। ऑसिलेशन किसे कहते हैं? द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम टू द मिनिमम मेक्स वन ऑसिलेशन। हम लोग का देहाती भाषा में टू एंड फ्रो हो गया कि नहीं? अभी कहाँ हुआ? बीच में आके फिर वहां जाएगा तब एक होगा, बीच में आके वापस उधर जाएगा तब एक होगा। हाँ राजकुमार जी, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अच्छा ठीक है ना। रुको एक मिनट, तुम घड़ी का पेंडुलम को यहां लाओ और छोड़ दो, गया, हो गया एक, मर चट से, कहां हुआ? वापस आया। तुम सुनो हम क्या बोल रहे, तुम सुन नहीं रहे। बोले पेंडुलम को यहां लाओ, तुम सुनो तो हम क्या बोल रहे हैं। पेंडुलम देखो वहां है, लाओ यहां, अब छोड़ो, गया, हो गया एक, अब हुआ। अब इस बार हम बोलते हैं पेंडुलम को उधर ले जाओ, छोड़ दो, हो गया एक, अब हुआ। अब आगे सुनो आयुष अग्रवाल, अब सुनो, बीच में है, बीच में है। अब बीच में कोई चीज रहेगा तो अपने से तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना, छूटेगा कैसे? इसलिए हम पकड़ के ऊपर लाए। अब समझे बेटा? गेटिंग? अगर कोई चीज बीच में होगा तो डिस्टर्ब कैसे होगा, इसलिए हम क्या बोले? पकड़ के, हो गया एक, हो गया, अब हो गया। तो बीच में कोई रहेगा तो फिर कैसे छूटेगा? हाँ, अगर मिडिल में है तुम्हारा फूक में अगर उतना ताकत है तो प्लीज उधर गया, आया, अभी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ, वापस वहीं आया, अब हुआ एक। व्हाट आई वांट टू से, जहां से शुरू करोगे ना, अदर एंड पहुंच के वापस वहीं आए। अगर मैं पेंडुलम को उधर ले जाके छोड़ा, अदर एंड पहुंच के वापस इधर, मिडिल से छोड़ा, अदर एंड गया, आया, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है, अदर एंड गया, अब आया, एक हुआ। कैन यू अंडरस्टैंड? नो सर, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। एक मिनट, हम ना ए से छोड़ रहे हैं, ए से छोड़ रहे हैं पेंडुलम के बॉब को, तो बोलो कब एक कहलाएगा? ए पे ला के छोड़े तो बोलो ए बी सी और सी बी ए, अब एक होगा। चलो पेंडुलम को हम उधर ले जाके छोड़े, सी बी ए और ए बी सी, अब हम इधर से फूक मारे, सी पे गया, बी पे आया, ए पे गया, बी पे अब आया, तो एक हुआ। तो याद रखना, जहां से भी छोड़िएगा अदर एंड क्रॉस करके वापस वहीं आना चाहिए। तो आइए ऑसिलेशंस क्या है? नहीं, हाँ ऑसिलेशन ही तो, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम टू द मिनिमम इज वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या है सब लोगों को पता है? टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेफ्रैक्शन। It is defined as the time taken for the formation of one wave. It is measured in seconds. Seconds को गोल करो। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन आइदर साइड। ऑन आइदर साइड को अंडरलाइन कर लो। वो जो जोर से बोला तो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है ना, हाँ या ना? द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन either side of the mean position is called amplitude. The amplitude of the sound waves depends on the force with which the object is made to vibrate. इधर सुनो मेरी बात, the force with which the vibrate is made to vibrate. इधर सुनो भाई, सुनो ना, the force with which the object is made to vibrate. हम तुमको एक बार भी आज ऐसे पढ़ाएं क्या कि इसको ठोको जोर आवाज आएगा, इसको ठोको धीमा आवाज आएगा, कि आप तो इंसान को जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, आप इंसान के लिए। पर यहाँ पे क्या बोला कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा जब इंसान जोर से बोलेगा, कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा जब इंसान जोर से बोलेगा, ये आप पढ़ा रहे हैं। पर ये किताब क्या बोल रहा है, नोट्स क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा जब कोई चीज को जोर से मारिएगा। क्या लग रहा है, जो बात उसने लिखा है मैं भी वही पढ़ा रहा था, पर मैं इंसान को लेके पढ़ाया कि इंसान जोर से बोलेगा। पर यहाँ प्रिंटेड नोट्स में क्या लिखा हुआ है?
जब जोर से मारिएगा तो जोर एम्पलीट्यूड वाला आवाज पैदा होगा। मतलब वह इंसान है कि कोई सामान को मारने से जोर आवाज निकलेगा, वो है। कोई सामान को जोर से मारने से जोर आवाज निकलेगा तो जोर एम्पलीट्यूड है। पर आप इंसान से पढ़ा रहे हैं ना, तो इंसान जोर से बोलेगा। सो आई होप एम्पलीट्यूड क्लियर है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।